बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम पीएमसी नेशनल एमडी कैट 2022 बायोलॉजी प्रिपरेशन सीरीज के सिलसिले में आज हम एक और यूनिट का आगाज कर रहे हैं आज के इस लेक्चर में, जो कि हमारा इस सीरीज का लेक्चर नंबर 20 है। इसमें बायोडाइवर्सिटी का यूनिट स्टार्ट किया जाएगा। इस साल जो 2022 का सिलेबस पीएमसी ने दिया था उसके अंदर बायोडाइवर्सिटी, जिसमें ए सेलुलर लाइफ को बेसिकली कवर करना है, यानी वायरसेस को, ये सबसे पहला यूनिट इस साल के सिलेबस में दिया हुआ है। लेकिन हम चूंकि अपने उस बुक की सीक्वेंस के साथ इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं, जिस सीक्वेंस के साथ ये चैप्टर्स हमारे बुक के अंदर मौजूद हैं, तो इस लिहाज से ये अब 5वां यूनिट बन रहा है। इससे पहले हम 4 यूनिट्स को सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं कि इस यूनिट में बायोडाइवर्सिटी, जिसमें ए सेलुलर लाइफ को हमने कवर करना है, तो इसमें पीएमसी ने कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूड किए हैं। तो उसमें आप देखिए कि क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस, डिस्कवरी ऑफ वायरसेस और स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस। इसके अलावा वायरल डिजीजेज में फ़कत आपको एड्स कवर करना है, बाकी और कोई वायरल डिजीज इंक्लूड नहीं की गई। और इन टॉपिक्स के हवाले से अगर आप इनके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देखें तो उसमें भी बिल्कुल इन्हीं टॉपिक्स के रेलेवेंट ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स गिवन हैं। तो हमारा ये जो आज का लेक्चर है, इंशाल्लाह उसके अंदर हम इन तमाम कंटेंट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। हमारे इस लेक्चर में जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे उसकी तरतीब कुछ इस तरह से होगी। सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ वायरसेस को एक्सप्लोर करते हैं, उसके बाद फिर स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस, और फिर क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। मुख्तलिफ बुनियाद पर जो वायरसेस की क्लासिफिकेशन की जाती है उसको हम डिस्कस करेंगे। और फिर बैक्टीरियोफेज और HIV की लाइफ साइकिल्स को हम कवर करेंगे। अगरचे बैक्टीरियोफेज की लाइफ साइकिल डायरेक्टली गिवन नहीं है, लेकिन चूंकि स्ट्रक्चर ऑफ वायरस का टॉपिक गिवन है और उसमें बैक्टीरियोफेज से रिलेटेड कई एक एस्पेक्ट्स इंक्लूड होते हैं, तो और ये वैसे बड़ा अहम टॉपिक है, तो इस वजह से इसको भी ज़रूर कवर करना चाहिए कि हो सकता है इसमें से कोई बात ना पूछ ली जाए। ठीक है, वैसे चांस कम है क्योंकि इस बार पीएमसी बहुत ज़्यादा इस बात की फ़िक्र में लगी हुई है कि इस साल पिछले साल की तरह कोई क्वेश्चन ऐसा ना आए जो आउट ऑफ सिलेबस हो। तो वो कोशिश करें कि जो कंटेंट्स वो दे चुके हैं उन्हीं में से सवालात बनेंगे, लेकिन एहतियाती तौर पर हम जो रेलेवेंट टॉपिक्स होंगे अपनी एक्सपीरियंस की बेसिस के ऊपर उनको भी साथ साथ कवर करते जाएंगे। अच्छा, तो इसके साथ साथ हम वायरल डिजीज़ में फ़कत एड्स तक कन्फाइंड रहेंगे, एड्स डिजीज़ को डिटेल के साथ कवर किया जाएगा। तो ये हमारे आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे जी। तो लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। आप देखिए वायरसेस के हवाले से कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज ट्रू अबाउट वायरसेस। तो वायरसेस एक्चुअली दे आर ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसमें कोई शक नहीं है। दिस कैरेक्टरिस्टिक इज 100% ट्रू अबाउट वायरसेस दैट दे आर ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ए सेलुलर से मतलब है कि इनकी बॉडी इवन एक सिंगल सेल पर भी मुश्तमिल नहीं है। इनके पास कोई इस तरह से सेल मेम्ब्रेन नहीं है, नो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसी तरह से इनके पास कोई साइटोप्लाज्म नहीं है, और ना ही इनके पास बाकी जो सेल के लवाजमात होते हैं वो चीज़ें यहाँ पर टोटली एब्सेंट हैं। सो इनकी बॉडी एक सिंगल सेल पर भी मुश्तमिल नहीं है, यानी प्रोकैरियोट से भी सिंपलर फॉर्म्स रखते हैं ये, इसी वजह से इनको ए सेलुलर का नाम दिया गया। दे आर नॉट कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन। अगर कोई वायरस चाहे कि वो खुद से डिवाइड करे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। डिवीजन की कैपेसिटी इनके अंदर है, लेकिन ये दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जाकर रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो इस लिहाज से दिस इज ऑल्सो करेक्ट अबाउट वायरसेस। एंड दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन एनर्जी एंड प्रोटीन। इनके पास अपनी मेटाबॉलिक मशीनरी भी नहीं होती, इस चीज से भी ये महरूम है, और हमेशा अपने होस्ट पर ये डिपेंडेंट होते हैं। तो इसका मतलब ये करैक्टर भी इनके मुतालिक बिल्कुल दुरुस्त है। एंड दे आर टू स्मॉल टू बी सीन अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप, यानी इतने छोटे हैं कि लाइट माइक्रोस्कोप में भी नजर नहीं आते। ये इनको देखने के लिए हमेशा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। इनका साइज नैनोमीटर्स में होता है और नैनोमीटर्स पर मुश्तमिल
जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया जाता है। तो इस लिहाज से ये करैक्टर भी इनके मुतालिक बिल्कुल दुरुस्त है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये चारों ही करैक्टर्स वायरसेस के मुतालिक बिल्कुल दुरुस्त हैं, जो वायरस की करैक्टरिस्टिक्स को इंडिकेट कर रहे हैं। लिहाजा हम यहाँ पर इजीली जो ऑप्शन पिक कर सकते हैं वो ऑप्शन होगा ये डी। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट वन। जी अबीहा मरियम। सर मुझे ये बात करनी थी कि हम वो वाला जो टॉपिक है हेपेटाइटिस वाला, वो क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सर मुझे तो लास्ट ईयर उसमें से बड़े ज्यादा क्वेश्चंस आए थे, और वो प्रायोन्स और वायरॉइड्स पता नहीं क्या, ये दो तो मुझे पता नहीं आ ही जा रहे थे। नहीं बेटे, इस दफ़ा जो अभी हमें बावसूख ज़राए से जो ख़बरें मिली हैं, जो पीएमसी इस दफ़ा अपना क्वेश्चन बैंक डेवलप कर रही है, वो पिछला क्वेश्चन बैंक नहीं है, वो टोटली नए सिरे से पूरे मुल्क से मुख्तलिफ टीचर से इन्होंने क्वेश्चंस डेवलप करवाएं, और फिर यहाँ पर इस्लामाबाद के जो टीचर्स हैं उनसे उनका रिव्यू करवाया जा रहा है। और उस रिव्यू के दौरान ख़ास तौर पर ये ताकीद की गई है कि अगर कोई भी क्वेश्चन जो पीएमसी ने सिलेबस अनाउंस कर दिया हुआ है उससे बाहर है तो उसको निकाल दिया जाए। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस जो पीएमसी सिलेबस से बाहर है वो निकाले जा रहे हैं, और कोई 99.9% आप यूं समझ लें कि कोई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं होगा। और अगर कोई बाय चांस आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया तो उसके ग्रेस मार्क्स आप सबको यकसा तौर पर मिल जाएंगे। तो इस वजह से इस दफ़ा आप लोगों को तसल्ली रखनी चाहिए, और इंशाल्लाह जो आपको टॉपिक दिए उनको थॉरली आपने कवर करना है। जी ओके सर। अच्छा, तो अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं। डिस्कवरी ऑफ वायरस। डिस्कवरी ऑफ वायरस, इससे क्या मुराद है? जाहिर है कि वायरसेस कब रिपोर्ट हुए, लेकिन वायरसेस की जो एग्जैक्ट डिस्कवरी है उसको सिर्फ याद रखने के बजाय वायरसेस की डिस्कवरी के हवाले से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमें बुक्स में मिलता है, तो वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमें मालूम होना चाहिए। अगर आप वायरस की हिस्ट्री देखें तो वर्ड वायरस बेसिकली ये एक लैटिन वर्ड वेनम से ड्राइव किया गया, और इसका मतलब है पॉइजन, यानी कोई ऐसी चीज़, कोई महलिक चीज़ जो डेथ कॉज करे, उसके लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता था वायरस। यानी पुराने ज़माने में जब भी कोई ऐसी डिजीज़ किसी को लाहक हो जाती थी जिसका कोई प्रॉपर कॉज पता नहीं चलता था कि ये किस वजह से ये डिजीज़ हुई है, तो उस डिजीज़ के मुतालिक आमतौर पर ये राय दी जाती थी कि ये किसी पॉइजन से डिजीज़ कॉज हुई है, यानी किसी वायरस से ये डिजीज़ कॉज हुई है। तो वायरस की जो हकीकत में डिस्कवरी हुई है उससे बहुत पहले से ये टर्म वायरस राइज है और इसको यूज़ किया जाता रहा है। ठीक है, और अगर देखा जाए तो जो सबसे पहली वैक्सीन थी वो भी एक वायरल डिजीज के लिए बनाई गई थी। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रीवियसली दिस टर्म वाज जनरली रेफर्ड टू एज पॉइजन एसोसिएटेड विद द डिजीज एंड द डेथ। और जो सबसे पहली डिजीज है, जो सबसे पहली वैक्सीन है, वो भी एक वायरल डिजीज के अगेंस्ट बनाई गई थी, उसकी भी हमें हिस्ट्री का पता होना चाहिए। लेकिन ये जो आपको बात बताइए ये ओल्ड एज की बात है। आजकल जो अब इसका कॉन्सेप्ट डेवलप हो चुका है उसके मुताबिक वायरसेस ये नॉन सेलुलर या फिर इनको ए सेलुलर इन्फेक्शियस एंटिटीज के तौर पर जाना जाता है। ए सेलुलर इन्फेक्शियस एंटिटीज, जैसे अभी मैंने बताया कि ऐसे ये ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक सिंगल सेल पर भी मुश्तमिल नहीं है, दे आर नॉट इवन कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल। तो ये ए सेलुलर और नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस एंटिटीज हैं विच हैव आइदर डीएनए और आरएनए। किसी भी वायरस में ये दोनों न्यूक्लिक एसिड एक साथ मौजूद नहीं है। हालांकि बाकी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो कोई सिंपलेस्ट प्रोकैरियोट ही क्यों ना हो, उसके पास भी डीएनए आरएनए दोनों मौजूद होते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वायरसेस में डीएनए और आरएनए ये एक्सेप्शनल केसेस, एक्सेप्शनल स्टेट्स में पाए जाते हैं। मसलन जैसे आरएनए आमतौर पर सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, लेकिन कुछ वायरसेस के पास डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी है। और इसी तरह से डीएनए डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है आमतौर पर, लेकिन कुछ वायरसेस के पास सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी पाया जाता है। और इसके साथ साथ ये इनका जो न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए आरएनए किसी एक प्रोटीन कोट के अंदर इनकेस्ड है, उसके अंदर ये इनक्लोज्ड है।
और अमूमन ये रिप्रोड्यूस करने की सलाहियत शो करते हैं, लेकिन किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर दाखिल होकर ये रिप्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि इनकी अपनी कोई बायोसिंथेटिक मशीनरी नहीं होती। दे आर ऑलवेज डिपेंडेड अपॉन द होस्ट बायोसिंथेटिक मशीनरी, और इस तरह से ये एक होस्ट से दूसरे होस्ट में ट्रांसफर होने की भी एबिलिटी रखते हैं। तो ये आपको जो प्रेजेंट डे कॉन्सेप्ट्स हैं अबाउट वायरसेस वो बताएं, लेकिन अभी जैसे मैंने आपको बताया कि पुराने ज़माने में किसी भी ऐसे अननोन कॉज के साथ वर्ड वायरस एसोसिएट कर दिया जाता था जो कि क्लियर नहीं था, जो समझ में नहीं आता था कि किस वजह से वो डिजीज हो रही है। अच्छा, ये जितने भी एस्पेक्ट्स इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं वायरसेस के हवाले से, ये बायोलॉजी की एक प्रॉपर फील्ड है दैट इज कॉल्ड वायरोलॉजी, जिसमें इन तमाम एस्पेक्ट्स को इंक्लूड किया जाता है। तो ये टर्म भी आपको याद रखनी है जी। तो डिस्कवरी ऑफ वायरस के हवाले से हम बात कर रहे थे, तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि जब डिस्कवरी ऑफ वायरस की बात की जाती है तो यहाँ पर जो अर्लीस्ट वायरल डिजीज जिसके लिए वैक्सीन डेवलप की थी उसका तज़किरा ज़रूर आता होता है। तो इसमें एडवर्ड जेनर जो कि 1796 में पहली बार इसने एक वैक्सीन मुतारिफ करवाई थी अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। इसने ये वैक्सीन किस डिजीज के अगेंस्ट मुतारिफ करवाई थी, अक्सर ये सवाल पूछा जाता है। तो अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स वाज द डिजीज जिसके लिए इसने ये वैक्सीन डेवलप की थी। तो स्मॉल पॉक्स बुनियादी तौर पे एक वायरल डिजीज है, और उस जमाने में भी इसको वायरल डिजीज ही कहा जाता था, लेकिन उस जमाने में वायरस का कॉन्सेप्ट वही था जो मैंने अभी आपको बताया कि उसको एक पॉइजन के तौर पर अज्यूम किया जाता था। ये जो आजकल का आइडिया है ये उस वक्त अभी यूज नहीं किया जाता था। तो एडवर्ड जेनर ने ये पहली वैक्सीन किस तरह से डेवलप की, ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका आपको याद रखना होगा। जैसे एडवर्ड जेनर ने ये ऑब्जर्व किया जिस इलाके के अंदर ये रहता था, वहां पर इसने देखा कि काऊ के अंदर एक डिजीज पाई जाती है दैट इज कॉल्ड काऊ पॉक्स। और कभी कभार जो काऊ की देखभाल करने वाले लोग होते हैं, जैसा कि मिल्क मेड्स वगैरह जो काऊ की देखभाल करती हैं, तो वो चूँकि इस काऊ पॉक्स के लीजन्स के साथ, काऊ पॉक्स के जो पस वगैरह होती है उसके साथ ये कांटेक्ट में आती हैं, तो बाज़ औक़ात ये इन्फेक्शन इनके अंदर भी ट्रांसमिट हो जाता है, लेकिन बहुत ही माइल्ड सिम्टम शो करता है ह्यूमन के अंदर। यानी ह्यूमन में कोई ऐसा बहुत ज़्यादा डेंजर नहीं था ये काऊ पॉक्स का इन्फेक्शन। लेकिन एडवर्ड जेनर ने एक बात ऑब्जर्व की, जाहिर है कि एक जीनियस शख्स था, तो उसने ये बात ऑब्जर्व की कि जो लोग भी ये काऊ की देखभाल करते हैं और उनमें काऊ पॉक्स हो चुका होता है, तो उनमें कभी स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ होता। स्मॉल पॉक्स का जो इन्फेक्शन है वो उन इलाकों के अंदर बहुत ही अनकॉमन है जहां पर ये काऊ पॉक्स आमतौर पर पाया जाता है। तो उसने अपनी इस ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर एक हाइपोथेसिस बनाया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो काऊ पॉक्स का इन्फेक्शियस एजेंट होगा, इसका वो जो वायरस होगा यानी कोई पॉइजन, वो हो सकता है कि बॉडी को इम्यून कर देता हो अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, इस वजह से इनके अंदर स्मॉल पॉक्स नहीं पाई जाती। तो अपने इस हाइपोथेसिस को कवर करने के, उसको परखने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए इसने एक प्लान तरतीब दिया। उसने क्या किया कि एक मिल्क मेड, सारा नेल्मस इसका नाम था, तो इसने इससे जो काऊ पॉक्स का मटेरियल था, काऊ पॉक्स लीजन का जो मटेरियल था वो लिया और एक 6 इयर्स ओल्ड जेम्स फिलिप नामी एक यंग बॉय की बॉडी के अंदर उसको इनोकुलेट किया, उसको इंजेक्ट किया, ताकि ये जो काऊ पॉक्स डिजीज़ है वो इस यंग बॉय के अंदर भी डेवलप हो। और यकीनन ऐसा ही हुआ कि जब ये काऊ पॉक्स पस को इंजेक्ट किया गया इस यंग बॉय की बॉडी में, तो इस यंग बॉय के अंदर कुछ दिन में हल्की फुल्की सी सिम्टम्स डेवलप हुई। चूँकि ये बहुत मोहलिक नहीं था काऊ पॉक्स इंसानों के लिए, तो इसके ऊपर इस तरह का कोई बहुत ज़्यादा डेंजरस इफेक्ट डेवलप ना हुआ। अच्छा, ये उस ज़माने की बात है जब यूँ एक्सपेरिमेंटल ट्रायल्स में ह्यूमन को यूज़ किया जाता था, लेकिन आजकल पहले एनिमल्स के ऊपर ये ट्रायल्स किए जाते हैं और उसके बाद फिर ह्यूमन के ऊपर अप्लाई किया जाता है, लेकिन पुराने ज़माने में डायरेक्टली ह्यूमंस के ऊपर अप्लाई करके देखा जाता था। तो ये यहाँ पर ना अक्सर सवाल पूछा जाता है एडवर्ड जेनर के हवाले से कि उसने वो जो काऊ पॉक्स मटेरियल था उसको टेस्ट किसके अंदर किया था, मंकीज़ के अंदर किया था या उसने चिकन्स में किया था या यूँ ह्यूमन में किया था। तो आपने ये याद रखना है कि ये ह्यूमन में उसने टेस्ट किया है उसको। अच्छा, तो उसके बाद फिर क्या किया कि इस फिलिप्स
के अंदर जब वो सिम्टम्स, थोड़ी बहुत माइल्ड सिम्टम्स डेवलप हो गई, तो उसके कुछ दिन के बाद फिर वो सिम्टम्स आहिस्ते से ख़त्म भी हो गई। लेकिन अब उसने ऐसा किया कि स्मॉल पॉक्स से जो अफेक्टेड पेशेंट थी, स्मॉल पॉक्स जिसको ऑलरेडी हो चुका था, तो उसके स्मॉल पॉक्स के लीजन्स में से उसने स्कैब हासिल किया। स्कैब का मतलब होता है जो जख्म के ऊपर यूं इनक्रस्टेशन सी बन जाती है, जख्म जब हील कर रहा होता है तो उसके ऊपर जो एक लेयर, हार्ड लेयर बन जाती है, उसको कहते हैं स्कैब। तो वहां से वो स्मॉल पॉक्स का स्कैब लेकर उसको इस जेम्स फिलिप की बॉडी के अंदर इनोकुलेट किया। ऑलरेडी इसके अंदर काउपॉक्स को इंजेक्ट किया जा चुका था और जो इम्यूनिटी एक्सपेक्ट की जा रही थी वो डेवलप हो चुकी होगी, और जब ये स्मॉल पॉक्स का स्केब इसके अंदर इंजेक्ट किया तो इस स्केब ने इसके अंदर कोई डिजीज कॉज ना की, और इस तरह से ये जेम्स फिलिप जो था ये उसी तरह अनअफेक्टेड रहा। तो एडवर्ड जेनर ने अपने इस कामयाब तजर्बे से ये बात कंक्लूड कर ली कि जो काउपॉक्स का मटेरियल है इसके अंदर ये एबिलिटी मौजूद है कि इसको दूसरे लोगों को स्मॉल पॉक्स के लिए इम्यून करने के लिए यूज किया जा सकता है। तो बहरहाल उसने अपने इस डिस्कवरी के जरिए फिर बहुत सारे लोगों को ये काउपॉक्स के इंजेक्शन लगा लगा कर उनको इम्यूनाइज किया और उनको फिर स्मॉल पॉक्स ना हुई कभी भी। तो दरअसल पहली ये जो इस तरह की इम्यूनाइजिंग इस तरह का जो इम्यूनाइजिंग सब्सटेंस था जो सबसे पहली बार डेवलप किया था वो एडवर्ड जेनर ने डेवलप किया था। और चूंकि इस सब्सटेंस को ऑब्टेन किया गया था काऊ से, तो काऊ को लैटिन में कहा जाता है वैक्सीन। तो बाद में काफी अरसे के बाद, ये तो बात थी 1796 की, लेकिन उसके काफी अरसे के बाद लुइस पास्चर ने ये टर्म वैक्सीनेशन और वैक्सीन डेवलप की। इस वर्ड वैका से इसको ड्राइव किया। वर्ड वैक्सीन याद रखिए कि ये एडवर्ड जेनर ने ये टर्म यूज नहीं की थी। यहां पर देखो अगेन सवाल पूछा जाता है, एमसीक्यू पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट यूज्ड द टर्म वैक्सीन फॉर द फर्स्ट टाइम, तो उसमें लुइस पास्चर को आपने याद रखना है। और अगर पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट डेवलप्ड फर्स्ट वैक्सीन इन द हिस्ट्री, तो वो फिर एडवर्ड जेनर को आपने याद रखना है। तो यहां पर अक्सर गलती हो जाती है कि ये वर्ड वैक्सीन का पूछा जाए तो फौरन एडवर्ड जेनर का नाम जहन में आता है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपने लुइस पास्चर को क्रेडिट देना है। अच्छा, तो ये थोड़ी सी स्टोरी थी डिस्कवरी ऑफ वायरसेस से रिलेटेड कि इस तरह से जो पहली वैक्सीन बनाई गई वो एक वायरल डिजीज के अगेंस्ट बनाई गई थी। उसके बाद फिर कुछ और लोगों की ऑब्जर्वेशंस रफ्ता रफ्ता सामने आने लगी और तब जाकर कहीं फिर ये वायरस की सही मानों में डिस्कवरी मुमकिन हो सकी। उसके बाद जिन लोगों की ऑब्जर्वेशंस यहाँ पर काबिल जिक्र है उसमें चार्ल्स चैम्बरलैंड और आइवानोस्की का नाम आपने ज़रूर याद रखना है। 1884 में चार्ल्स चैम्बरलैंड, जो कि लुइस पास्चर का ही एक साथी था, इसने ये ऑब्जर्व किया कि बैक्टीरिया पोर्सिलेन फिल्टर से पास नहीं होते। पोर्सिलेन फिल्टर, ये उस जमाने में एक फिल्टर यूज किया जाता था और इस फिल्टर का जो पोर साइज है वो चूंकि बहुत ही छोटा है, इसका पोर साइज है 0.1 to 1 माइक्रोन, और ये साइज इतना छोटा है यानी 0.1 to 1 माइक्रोन साइज ये 100 to 1000 नैनोमीटर के दरमियान बनता है। तो ये साइज इतना छोटा है कि बैक्टीरिया इससे बड़े साइज के होते हैं और वो अमूमन इस फिल्टर में से पास नहीं होते। लिहाजा हम किसी भी मटेरियल को जिसमें के बैक्टीरिया मौजूद हों उसको अगर हम पोर्सिलेन फिल्टर से पास करवाएं तो उसमें अगर बैक्टीरिया मौजूद होंगे तो वो पास नहीं करेंगे। जो आपके पास फिल्ट्रेट कलेक्ट होगा वो विदाउट बैक्टीरिया होगा। तो उस जमाने में ये पोर्सिलेन फिल्टर्स को अक्सर यूज किया जाता था। तो जब ये चार्ल्स चैम्बरलैंड की ये ऑब्जर्वेशन, इसने ये रिकॉर्ड की कि बैक्टीरिया चूंकि आमतौर पर पोर्सिलेन फिल्टर से पास नहीं करते, तो उसने इस ऑब्जर्वेशन के तहत उसने एक रिसर्च कंडक्ट की। उसने क्या किया कि ये जो रेबीज उसके बारे में उस वक्त ये अंदाज़ा लगाया जाता था कि शायद ये कोई बैक्टीरिया डिजीज़ है। रेबीज एक डिजीज़ है जो कि रैबिड डॉग या कुछ दूसरे मैमल्स के काटने की वजह से ये डिजीज डेवलप होती है। ठीक है, लेकिन उस वक्त ये डिजीज बैक्टीरियल डिजीज के तौर पर इसको कंसिडर किया जाता था। इट वाज थॉट टू बी अ बैक्टीरियल डिजीज। उस वक्त ये बैक्टीरियल डिजीज इसको समझा जाता था लेकिन क्लियर नहीं था। तो ये डिजीज, इस डिजीज को हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। तो इस डिजीज के कॉजेटिव एजेंट को इसने चेक करने की कोशिश की कि whether those causative agents are really bacteria or not। तो इसने उनके जो
रेबीज के पेशेंट्स थे उनकी बॉडी फ्लूइड लेकर उन बॉडी फ्लूइड्स को पोर्सिलेन फिल्टर से पास करवाया, और पास करवाने के बाद जो फिल्ट्रेट कलेक्ट हुआ उस फिल्ट्रेट से दोबारा हेल्दी एनिमल्स को जब इनोकुलेट किया तो वो हेल्दी एनिमल्स के अंदर डिजीज ट्रांसमिट हो गई। तो इसने ये क्लेम किया कि भाई ये जो रेबीज के बारे में हम ये समझते हैं कि ये बैक्टीरियल डिजीज है, तो इट इज एक्चुअली नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज, इट इज एक्चुअली कॉज बाय समथिंग एल्स। और वो समथिंग एल्स क्या चीज है? तो जाहिर है कि जब कॉज अननोन होता था उसके बारे में ये अज्यूम किया जाता था कि ये कोई वायरल डिजीज है। और ये कौन सा वायरस है? तो इसने इसको नाम दिया कि भाई ये फिल्ट्रेबल वायरस है। ठीक है, इसको क्या नाम दिया? फिल्ट्रेबल, क्योंकि ये वायरस पोर्सिलेन फिल्टर से पास कर जाता था, तो इस वजह से इसको फिल्ट्रेबल वायरस के तौर पर यूं मुतारिफ किया। तो वायरस के मुतालिक जो पहला क्लू हमें मिला है वो ये चार्ल्स चैम्बरलैंड की इस रिसर्च से मिला है। आपने इस पॉइंट को बहुत अच्छी तरह से ज़हननशीन करना है कि वायरस की डिस्कवरी का जो फर्स्ट क्लू है वो कब मिला। वो जो एडवर्ड जेनर का हमने वर्क डिस्कस किया है वो फर्स्ट क्लू नहीं था, वो वैसे इसकी हिस्ट्री से रिलेटेड कहानी जो है वो आपको अक्सर बुक्स में मिलती है, लेकिन जो फर्स्ट क्लू है जिससे हमें वायरस की डिस्कवरी में आसानी हुई आगे चलकर, वो क्लू दरअसल चार्ल्स चैम्बरलैंड की ऑब्जर्वेशन थी कि रेबीज इज कॉज्ड बाय अ फिल्ट्रेबल वायरस, इट इज नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज। तो ये क्लू था, फर्स्ट क्लू अबाउट द डिस्कवरी ऑफ द वायरसेस। अच्छा, उसके बाद फिर 1892 के अंदर आइवानोस्की ने भी कुछ इसी तरह की प्रॉपर्टी वायरसेस के मुतालिक रिपोर्ट की। देखो, ये जो रेबीज है ये एनिमल की डिजीज है, लेकिन आइवानोस्की ये प्लांट्स के ऊपर रिसर्च करते हुए इसने देखा कि जो टोबैको में एक डिजीज डेवलप होती है, टोबैको मोज़ेक डिजीज उसको कहा जाता है, और वो डिजीज इसने साबित किया कि वो भी एक फिल्ट्रेबल वायरस की वजह से होती है, वो भी कोई बैक्टीरियल डिजीज नहीं है, क्योंकि इसने टोबैको के लीव्स को क्रश करके उनका फ्लूइड बना के उसको जब पोर्सिलेन फिल्टर से पास करवाया और जो फिल्ट्रेट कलेक्ट हुआ उस फिल्ट्रेट को दोबारा जब हेल्दी लीव्स के ऊपर अप्लाई करके देखा तो ये डिजीज वाकई ट्रांसमिट हुई। तो इससे ये अंदाजा लगाया कि ये जो टोबैको मोज़ेक डिजीज है ये भी कोई बैक्टीरियल डिजीज नहीं बल्कि कोई वायरल डिजीज है। तो कौन सा वायरस इसको कॉज करते हैं? तो यहां पर भी फिल्ट्रेबल वायरस का नाम लिया गया। यानी ये इन दोनों लोगों की रिसर्च से ये अंदाजा लगाया गया कि वायरस कोई फिल्ट्रेबल चीज है, यानी वो पोर्सिलेन फिल्टर से पास कर जाती है। ठीक है, और 1900 के आसपास बहुत सारे दूसरे लोगों ने भी ऐसी ही ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड की, लेकिन आखिरकार वायरस की जो डिस्कवरी थी वो उस वक्त पॉसिबल हुई जब 1935 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन्वेंट हुई और एक शख्स था WM स्टैनले, उसने सक्सेसफुली ये जो टोबैको मोज़ेक डिजीज के कॉजेटिव एजेंट हैं उनको टोबैको लीव्स से आइसोलेट किया और उसकी केमिकल कंपोजिशन को वर्कआउट किया और अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उसके फोटोग्राफ्स हासिल किए, और इस तरह से ये बात कंफर्म हुई कि ये जो टोबैको मोज़ेक डिजीज कॉज करने वाले एजेंट्स जिनको फिल्ट्रेबल वायरस कहा था आइवानोस्की ने, वो दरअसल वाकई एक खास किस्म की मखलूक है, उसका नाम उस तरह वायरस रख दिया गया। यानी वायरस पहले से चला आ रहा था और ये नाम फिर बाकायदा इन क्रिएचर्स को दे दिया गया कि ये वायरसेस होते हैं। तो इस तरह आपने ये पॉइंट याद रखना है कि भाई वायरस की डिस्कवरी किसने की थी। देखो, वायरस की डिस्कवरी में अगरचे इन सब का कंट्रीब्यूशन है, लेकिन असल जो डिस्कवरर है वायरस का वो आप ये स्टैनले को याद रखिए। यहां पर बड़ी कंफ्यूजन पाई जाती है, कई बुक्स में जो वर्डिंग है उससे बाज़ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि शायद आइवानोस्की ने वायरस को फर्स्ट टाइम रिपोर्ट किया था। वो उसकी वजह दरअसल ये है कि आइवानोस्की का काम भी दरअसल टोबैको मोज़ेक वायरस के ऊपर है और WM स्टैनले का काम भी टोबैको मोज़ेक वायरस के ऊपर है। तो इस वजह से ये गलत फहमी पैदा हो जाती है कि शायद आइवानोस्की ने टोबैको मोज़ेक वायरस को रिपोर्ट किया था। आइवानोस्की ने टोबैको मोज़ेक वायरस की जस्ट फिल्ट्रेबल नेचर को रिपोर्ट किया था, उसने वो सक्सेसफुली आइसोलेट नहीं किया था, उसकी केमिकल कंपोजिशन को वर्कआउट नहीं किया था। ठीक है, तो टोबैको मोज़ेक वायरस की केमिकल नेचर को फॉर द फर्स्ट टाइम 1935 में एक्सप्लोर किया गया और वो WM स्टैनले ने किया था। ठीक है, यहां पर देखो, एक तो ये डिस्कवरर का नेम पूछा जाएगा आपसे, और दूसरा फर्स्ट डिस्कवर्ड वायरस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वायरस विच वाज डिस्कवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो वो आपने
मुख्तलिफ ऑप्शंस दिए जाते हैं, पॉक्स वायरस है, पोलियो वायरस है, एड्स वायरस है। तो ये टोबैको मोज़ेक वायरस को आप याद रखो, ये सबसे पहला वायरस है जो डिस्कवर हुआ था। यहाँ पर भी अक्सर बच्चों के माइंड में गलतफहमी उभरती है, चूंकि वो ये डिस्कवरी ऑफ वायरस में पहले पॉक्स वायरस का वो एक स्टोरी पढ़ चुके होते हैं एडवर्ड जेनर के हवाले से, तो वो समझते हैं शायद पॉक्स वायरस जो था वो ज़्यादा पुराना वायरस है, वो सबसे पहला वायरस है जो डिस्कवर हुआ था। ऐसा नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला वायरस जो डिस्कवर हुआ था वो टोबैको मोज़ेक वायरस है, जो कि रॉड शेप वायरस है। अच्छा, तो डिस्कवरी ऑफ फर्स्ट वायरस आपको, जी बेटा अभी है क्या? तो मुझे ना ये पता नहीं चली, वो जो सबसे पहले रेबीज का वो कैसे पता चला था, उसने जूस कौन सा लिया, मतलब क्या चीज उसने फिल्टर की थी, मुझे ये नहीं पता चली। बॉडी फ्लूइड लिया ना, बॉडी फ्लूइड, हाँ बॉडी फ्लूइड से मतलब है जैसे ब्लड लिया, उसका ब्लड लेकर ठीक उसको है, फिल्टर thank you, किया और फिल्ट्रेट को फिर दोबारा से हेल्दी एनिमल की बॉडी के अंदर इंजेक्ट करके टेस्ट किया कि आया डिजीज ट्रांसमिट होती है या नहीं होती, तो उस फिल्ट्रेट से भी डिजीज आगे पास हो रही थी। जी सर, थैंक यू सर। और जबकि ये दूसरे केस में वो जो टोबैको मोज़ेक डिजीज के लीव्स थे, डिजीज प्लांट के लीव्स, उनको क्रश करके उसका एक फ्लूइड बनाया और फिर सॉल्यूशन बनाया और सॉल्यूशन को फिर फिल्टर किया गया था। अच्छा भाई, तो हम बात कर रहे हैं अब फर्स्ट वायरस की जो डिस्कवरी हुई है, वो आपको मैंने बताया कि ये WM स्टैनले 1935 में, टोबैको मोज़ेक वायरस उस वायरस का नाम है जिसको फर्स्ट टाइम क्रिस्टलाइज किया गया। तो आपसे यहाँ पर एक और सवाल भी पूछा जा सकता है कि वायरस की डिस्कवरी किस इंस्ट्रूमेंट की इन्वेंशन के साथ लिंक्ड है। तो मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स के नाम आपसे शेयर की जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चन के अंदर, और आपने याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन के साथ ये वायरस की डिस्कवरी लिंक्ड है, क्योंकि वायरसेस ये नैनोमीटर में साइज रखते हैं और ये लाइट माइक्रोस्कोप में नज़र कोई नहीं आते। तो लिहाजा जब तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन्वेंट नहीं हुई थी, वायरस को देखा जाना भी पॉसिबल नहीं था। अच्छा, तो आजकल अब जो वायरस की मॉडर्न डेफिनेशन सामने आई, जब 1935 में इसको रिपोर्ट किया, तो इस केमिकल एनालिसिस से पता चला कि दीज पार्टिकल्स शोड दैट दे कंटेन ओनली न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। और न्यूक्लिक एसिड में भी जैसे अभी आपको बताया था कि दे कंटेन आइदर RNA और DNA, दे नेवर कंटेन बोथ ऑफ देम, ठीक है। तो इसके साथ साथ हमें ये पता चलता है इस डिस्कवरी से कि वायरसेस अनलाइक मैनी अदर लाइफ फॉर्म्स दे आर वेरी सिंपल इन केमिकल कंपोजिशन। हालांकि बाकी जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनके पास कार्बोहाइड्रेट भी हैं, प्रोटीन्स भी हैं, लिपिड्स भी हैं, न्यूक्लिक एसिड्स भी हैं, तो उनकी बॉडी काफ़ी हद तक कॉम्प्लेक्स होती है। बट वायरसेस आर सिंपलेस्ट अमंग द लिविंग बींग्स, आप इसको यूं अज्यूम कर सकते हैं। अच्छा, ये आइडिया भी कुछ अरसे तक तो कायम था कि वायरसेस आर द सिंपलेस्ट लाइफ फॉर्म ऑन द अर्थ, लेकिन ये आइडिया कुछ अरसे पहले डिस्कार्ड हो गया व्हेन some other creatures were reported in the form of prions और viroids। ये prions and viroids ये ऐसी creatures हैं जो कि viruses से भी even simpler हैं। वो कैसे कि अभी जैसे आपको बताया कि viruses must consist of nucleic acid, either RNA और DNA and the protein, ठीक है। तो ये दोनों चीजें वायरस के पास मौजूद हैं। तो वायरस बेसिकली एक न्यूक्लियोप्रोटीन इन नेचर है, लेकिन प्रियॉन्स आर जस्ट प्रोटीनेशियस पार्टिकल्स, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं एंड दे हैव इन्फेक्शियस नेचर जस्ट लाइक वायरसेस। दे कैन ऑल्सो पेनिट्रेट इनटू द होस्ट बॉडी और वहां पर ये सर्वाइव करते हैं, वहां पर ये अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं। एंड सेम इज ट्रू फॉर वायरॉइड्स। वायरॉइड कंसिस्ट ऑफ जस्ट RNA, एक इन्फेक्शियस RNA पर मुश्तमिल ये पार्टिकल होता है और इसके अंदर भी ऐसी ही एबिलिटी पाई जाती है। तो अब तक कई एक डिजीजेज हैं जिनके मुतालिक ये प्रियॉन्स और वायरॉइड्स को इल्ज़ाम दिया जाता है, तो ये अब वायरस से भी ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कंसिडर किए जाते हैं। तो अब अगर किसी क्वेश्चन में ये बात हो कि आर वायरसेस सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ, तो उसमें आपने माइंड में ये कॉन्सेप्ट रखना है कि नो, वायरसेस आर नॉट सिंपलेस्ट
आर नॉट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ, उनसे सिंपलेस्ट भी ये फॉर्म्स मौजूद हैं। ये वाली बात वायरसेस के मुतालिक ट्रू नहीं होगी, क्योंकि वायरसेस से मुतालिक अक्सर सवाल जो होते हैं ना वो इस तरह के होते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट वायरसेस या विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट वायरसेस, और उस तरह वायरसेस की मुख्तलिफ करेक्टरिस्टिक्स ऑप्शंस के अंदर दी हुई होती हैं। तो आप जितने भी ये करेक्टर्स इसके आइडेंटिफाई करते जा रहे हैं इनको जहन नशीन कर लें और फिर ऐसे सवालात के आप जवाब दे सकेंगे। जी, तो अब जरा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस को मजीद डिटेल के साथ एक्सप्लेन करते हैं। वायरसेस, इनका साइज जैसे अभी जिक्र हो रहा था कि ये बहुत ही छोटे साइज के होते हैं। अगर बाकी लिविंग बींग्स के साथ इनको कंपेयर किया जाए तो वायरस का जो साइज है, जैसे लार्जेस्ट वायरस आप देखिए ये है स्मॉल पॉक्स वायरस। पॉक्स वायरस इज द लार्जेस्ट, और उसका साइज भी इवन ये बहुत सारे ऑर्गेनल से छोटा है, इवन बैक्टीरिया के साइज से भी छोटा है। ठीक है, बैक्टीरिया के साइज से भी छोटा है, और हमारा रेड ब्लड सेल तो उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। तो साइज कितना है इसका? जी संदलीन बेटे, क्या सवाल है? स्टेटमेंट है कि डैश ऑफ वायरसेस वाज अ मेजर ब्रेक थ्रू इन अंडरस्टैंडिंग वायरसेस। ऑप्शंस में है प्योरिफिकेशन, क्रिस्टलाइजेशन, आइसोलेशन और करेक्टराइजेशन। तो इसमें तीनों चीजें इन्होंने साथ ही की थी, आइसोलेशन, क्रिस्टलाइजेशन और प्योरिफिकेशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फिर? तो उसमें कोई ऑप्शन इस तरह का भी दिया जा रहा है कि ऑल ऑफ देम, या इस तरह कुछ और भी दिया हुआ है? नहीं, 4 ऑप्शंस हैं, प्योरिफिकेशन है, करेक्टराइजेशन है, क्रिस्टलाइजेशन है और आइसोलेशन तो है। ऐसी सूरत में क्रिस्टलाइजेशन चूंकि वो जिस बंदे ने भी ये एमसीक्यू इस तरह सेट किया होगा, तो चूंकि वो वर्ड यूज होता है इसकी डिस्कवरी के अंदर कि इनको सक्सेसफुली क्रिस्टलाइज किया गया, तो एक्चुअली जब क्रिस्टलाइज कोई चीज़ होगी तो वो आइसोलेट ही हुई होती है। तो क्रिस्टलाइजेशन इस वजह से आंसर वहाँ पर शायद दिया हुआ हो। ठीक है जी बेटा, तो इसमें देखो साइज रेंज जो है इसकी, अभी जैसे बताया मैंने कि ये बैक्टीरिया से बहुत छोटे हैं, और इनको इसी वजह से आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अलावा नहीं देख सकते। ठीक है, वायरसेस आर एक्सट्रीमली स्मॉल इन्फेक्शियस एजेंट विच कैन ओनली बी सीन अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और इनका साइज आप देखिए, छोटे से छोटा जो वायरस है वो 20 नैनोमीटर साइज रखता है। आपने ये नाम भी याद रखना है, पैरवो वायरस। इसकी मिसाल है जैसे पोलियो वायरस, पोलियो बिलोंग्स टू दिस क्लास। तो पोलियो वायरस ये स्मॉलेस्ट वायरसेस में शुमार होता है। एंड लार्जेस्ट वायरस जो कि 250 नैनोमीटर पर मुश्तमिल है, ये पॉक्स वायरसेस हैं। पॉक्स वायरसेस अप्रॉक्सीमेटली इतना साइज रखते हैं। और आपको मालूम है कि जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है उनका साइज क्या है? तो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया का साइज, अभी हम आगे प्रोकैरियोट्स पढ़ेंगे तो वहां पर आपने ये स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया का साइज पढ़ना है। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया का साइज है तकरीबन कोई 100 to 200 नैनोमीटर, 0.1 to 0.2 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो ये स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया का साइज है। माइकोप्लाज्मा, ये वो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होते हैं। तो आप देखिए, लार्जेस्ट वायरस और स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया ऑलमोस्ट दे हैव सेम साइज। तो साइज के लिहाज से ये बैक्टीरिया के मुकाबले में इनको आमतौर पर 10 to 1000 टाइम्स स्मॉलर अज्यूम किया जाता है। दे आर 10 to 1000 टाइम्स स्मॉलर देन बैक्टीरिया। अच्छा, वायरसेस में अगर आप लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स को मुलाहिजा करें तो वायरसेस की लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स में जैसे दे कैन रिप्रोड्यूस। वायरसेस चूंकि लिविंग और नॉन लिविंग के दरमियान में एग्जिस्ट करते हैं, तो कुछ इनमें लाइव कैरेक्टर्स हैं और कुछ नॉन लिविंग कैरेक्टर्स हैं। तो लिविंग कैरेक्टर्स में दे कैन रिप्रोड्यूस, या इसको आप रेप्लिकेट भी कहते हैं, वर्ड रेप्लिकेशन भी इसके लिए यूज किया जाता है। और ये रेप्लिकेशन इनफैक्ट एक किस्म की रिप्रोडक्शन है, लेकिन ये हमेशा किसी होस्ट बॉडी के अंदर ही रेप्लिकेट करने का मुजाहरा करते हैं, या तो एनिमल सेल के अंदर या प्लांट सेल में, या फिर समटाइम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कोई भी दुनिया की मखलूक इनसे बची हुई नहीं है, हमेशा ये किसी होस्ट बॉडी के अंदर दाखिल होकर ही अपने आप को रेप्लिकेट कर सकते हैं। वायरसेस अकर इन डिफरेंट वेराइटीज और स्ट्रेन्स, इनके अंदर मुख्तलिफ वेराइटीज में एग्जिस्ट करने की सलाहियत है। तो ये जो इनके अंदर रेप्लिकेशन होती है, क्या मतलब है? ये कोई सेक्सुअल टाइप की रेप्लिकेशन है या रिप्रोडक्शन है कि उसमें वेरिएशन आ जाती है? नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। ये टोटली एसेक्सुअल टाइप की रेप्लिकेशन होगी। लेकिन इनके अंदर चूंकि जीनोम मौजूद है और उसमें म्यूटेशन हो सकती है, तो उस म्यूटेशन की वजह से दे आर फाउंड इन वेराइटीज और स्ट्रेन्स।
दे हैव देयर ओन जेनेटिक मटेरियल, अगरचे वो जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए की शक्ल में होगा या आरएनए की शक्ल में, लेकिन जेनेटिक मटेरियल इनका अपना है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स का प्रोग्राम सारा इनका अपना होता है, लेकिन वो इनका जो अपना प्रोग्राम है वो ये खुद से एक्सप्रेस नहीं कर सकते। दे ऑलवेज नीड अ होस्ट सिस्टम टू एक्सप्रेस देयर इंफॉर्मेशन, लेकिन चूंकि इनके पास ये अपना एक जेनेटिक प्रोग्राम मौजूद है और उस जेनेटिक प्रोग्राम के अंदर म्यूटेशंस पॉसिबल हैं, तो ये लाइव कैरेक्टर्स होंगे, डीएनए या आरएनए का मौजूद होना और उसके अंदर म्यूटेशन का पाया जाना और उसकी वजह से फिर वैरायटीज में एग्जिस्ट करना, ये लिविंग कैरेक्टर्स में इसको शुमार किया जा सकता है। अच्छा, दे एंटर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड कॉज डिजीजेस, बहुत सारे जो लिविंग बींग्स हैं वो डिजीज कॉज करने की सलाहियत रखते हैं, उसी तरह से वायरसेस के अंदर भी ये एबिलिटी है, लेकिन वायरस ये कभी भी किसी ऑर्गेनिज्म की सरफेस पर रहकर डिजीज कॉज नहीं करते। दे ऑलवेज एंटर इनटू द सेल ऑफ द होस्ट बॉडी, वहां पर ये डिजीज कॉज करेंगे, इस वजह से ये इंट्रासेलुलर पैरासाइट कहलाते हैं। और इनको चूंकि आप जैसे ही होस्ट से जुदा करेंगे तो ये दोबारा इनएक्टिव हो जाएंगे, ये ग्रो नहीं कर पाएंगे बगैर होस्ट के, इस वजह से इनको ऑब्लिगेट नेचर का पैरासाइट माना जाता है। और इनके ऊपर अल्ट्रावायलेट रेस का भी असर होता है, क्योंकि इनके पास जिनोम है और ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं ये आयनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं, दे कैन कॉज म्यूटेशंस इन द जिनोम, तो इस तरह से दे कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। अच्छा, तो वायरसेस में इसके अलावा अगर हम कुछ नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लोर करें, नॉन लिविंग कैरेक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो अमंग द नॉन लिविंग कैरेक्टर्स आप इसमें देखें कि दे डू नॉट हैव सेलुलर स्ट्रक्चर्स, जो कि आमतौर पर बेसिस ऑफ ऑल लिविंग बींग्स हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और बाकी इस तरह की चीजें, या चलें प्रोकैरियोट के पास ये नहीं भी होते लेकिन कम से कम साइटोप्लाज्म होता है, उनके पास सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है, तो इस तरह की कोई लवासमात इनके पास नहीं है। सो दिस इज अ नॉन लिविंग कैरेक्टर। दे लैक कोएंजाइम्स, एंजाइम सिस्टम्स, इस तरह की चीजें भी इनके पास मौजूद नहीं है, अगरचे इनके पास चंद एक के पास कुछ इनएक्टिव फॉर्म में एंजाइम मौजूद हो सकते हैं, वो इनके पास एक्सप्रेस नहीं कर रहे होंगे, एंजाइम इनके बॉडी के अंदर मौजूद होंगे बट दे रिमेन इनएक्टिव, दे रिमेन एपो एंजाइम, बट व्हेन दे आर एंटर इनटू द होस्ट बॉडी वहां पर जाकर फिर वो एंजाइम काम करेंगे और फिर रेप्लिकेशन में हिस्सा ले सकेंगे। ठीक है, तो इनको हमेशा मेटाबॉलिक मशीनरी जो है वो अपने होस्ट की यूज करनी पड़ती है, ये खुद अपनी कोई मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं रखते। लिहाजा अगर आपसे किसी भी सवाल में ये बात पूछी जाए कि वायरस का ये फ्ला कंपोनेंट वायरस ने कहां बनाया, तो एक्चुअली वो वायरस ने नहीं बनाया। वायरस की बॉडी का हर एक कंपोनेंट हमेशा होस्ट बॉडी बनाती है, तो ये होस्ट को इस तरह से मजबूर कर देते हैं, इनका वो जो जेनेटिक प्रोग्राम है वो होस्ट को इस तरह से मजबूर कर देता है कि होस्ट इनकी इंस्ट्रक्शंस के तहत काम कर रहा होता है। ठीक है, तो सारा जो सिस्टम है वो होस्ट का यूज हो रहा होगा इनकी कंपोनेंट्स की सिंथेसिस में, वायरस खुद नहीं वो कर रहा होता। ठीक है, अच्छा, दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड एंड स्टोर्ड इन द बॉटल्स। आप इनको इस तरह, जैसे हम आमतौर पर कोई नॉन लिविंग चीज़ को, जैसे मिर्च मसालों को इस तरह से हम बोतल में बंद करके रखते हैं, तो आप यूँ वायरसेस को भी बॉटल्स में बंद करके रख सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर किसी दुश्मन के ऊपर यूँ इसको फेंक भी सकते हैं, तो इनको इस तरह से क्रिस्टलाइज किया जा सकता है। अच्छा, दे डू नॉट रिस्पायर एंड नीड नो एनर्जी, खुद भी रिस्पायर नहीं करते, कोई एक्टिविटी भी परफॉर्म नहीं करते, तो फिर इनको एनर्जी की भी जरूरत नहीं होगी। ठीक है, बाहर जब भी होंगे ये बिल्कुल नॉन लिविंग के तौर पर बिहेव कर रहे होंगे, इनर्ट होंगे, लेकिन ये इन्फेक्शियस पार्टिकल होंगे। अगर इनको मौका मिल गया तो फिर ये डिजीज काज करने से ये कासर नहीं रहते, ये हमेशा डिजीज काज करने में कामयाब हो जाते हैं। जी, तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस में मजीद करेक्टरिस्टिक्स को आप देखिए कि पैरासिटिक नेचर है, एबिलिटी टू ग्रो ऑन आर्टिफिशियल मीडियम। आर्टिफिशियल मीडियम में जैसे मैंने बताया कि ये ग्रो नहीं कर सकते, इसी वजह से इनको ऑब्लिगेट पैरासाइट कहा गया। और पैरासिटिक नेचर के हवाले से आप देखें कि ये ऑब्लिगेट टाइप के पैरासाइट है। जी मिसबा, क्या पूछ रहे हैं? जी सर मैं कह रही हूँ कि लास्ट जो आपने कैरेक्टरिस्टिक बताई थी वायरसेस की, वो जरा पीछे करें। जी, मैंने जो लास्ट ये बताई कि वायरसेस बिहेव एज नॉन लिविंग इनर्ट इन्फेक्शियस पार्टिकल,
ये जब बाहर होते हैं ना होस्ट से, तो उस वक्त ये बिल्कुल नॉन लिविंग की तरह बिहेव कर रहे होते हैं, उस वक्त ये बिल्कुल इनर्ट होते हैं। इनर्ट का मतलब होता है कि नॉन रिएक्टिव। ये बात बताइए। इन्फेक्शियस होते हैं, मतलब इन्फेक्शियस हाँ, होते हैं? इन्फेक्शियस बिल्कुल इन्फेक्शियस इस सेंस में होंगे कि अगर उस वायरस को किसी होस्ट में दाखिल होने का मौका मिल गया तो वो इन्फेक्शन कॉज करने के काबिल होंगे, तो इन्फेक्शियस तो होते हैं ना वो। ठीक है, हाँ जी। तो इसमें देखो ये एबिलिटी टू ग्रो ऑन आर्टिफिशियल मीडियम, तो ये आर्टिफिशियल मीडियम पे ग्रो नहीं कर सकते। आर्टिफिशियल मीडियम पे वही ग्रो कर सकता है जिसके पास अपना मेटाबॉलिक सिस्टम हो, और चूंकि इनके पास नहीं होता इस वजह से दे आर अनएबल टू ग्रो ऑन आर्टिफिशियल मीडियम। और पैरासिटिक नेचर, तो ये ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है। पैरासिटिक नेचर के हवाले से ये भी याद रखिए कि ये ऐसा नहीं है कि किसी भी होस्ट के ऊपर ये डिजीज कॉज करें, यानी इनको बस कोई भी लिविंग बीइंग चाहिए और उसके अंदर ये घुस जाएंगे, ऐसा नहीं है। वायरसेस, इनके पास आपको होस्ट स्पेसिफिसिटी नजर आएगी, होस्ट स्पेसिफिसिटी। अभी हम वायरस का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो उसमें आपको दिखाते हैं कि वायरस की बॉडी का कौन सा कंपोनेंट है जो उसको होस्ट स्पेसिफिक बनाता है। यानी कोई वायरस होता है जो किसी पर्टिकुलर होस्ट को अटैक करता है और कोई वायरस किसी दूसरे पर्टिकुलर होस्ट को अटैक करता है। अच्छा, कुछ वायरसेस ऐसे हैं जिनकी जो होस्ट रेंज है वो ज्यादा ब्रॉड है, होस्ट रेंज उनकी ज्यादा ब्रॉड है, यानी वो ज्यादा वैरायटी ऑफ होस्ट के ऊपर डिजीज कॉज करने की सलाहियत रखते हैं, ब्रॉड होस्ट रेंज। और कुछ वायरसेस ऐसे होंगे जिनकी होस्ट रेंज बहुत ज्यादा महदूद होगी, यानी वो पर्टिकुलरली कुछ एक ऑर्गेनिजम्स को ही वो अटैक कर सकेंगे। इस होस्ट रेंज को हम कहेंगे नैरो होस्ट रेंज, नैरो होस्ट रेंज। तो ये नैरो होस्ट रेंज या फिर ये ब्रॉड होस्ट रेंज, ये दरअसल इनकी होस्ट स्पेसिफिसिटी को शो कर रही है। और अभी मैं आपको आगे चलकर अभी स्ट्रक्चर में समझाता हूं कि बॉडी का कौन सा पार्ट है, वायरस की बॉडी का कौन सा पार्ट है जो उनको होस्ट स्पेसिफिक बना रहा है। अच्छा, तो वायरसेस जब ये अपने होस्ट के अंदर दाखिल होते हैं तो उस वक्त फिर ये डिजीज भी कॉज करते हैं और अपने आप को रेप्लिकेट भी करते हैं, रिप्रोड्यूस भी करते हैं। और चूंकि होस्ट का मटेरियल ये यूज कर रहे होते हैं तो होस्ट अफेक्ट होता है इनकी वजह से। रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, आमतौर पर एंटीबायोटिक्स माइक्रोब्स को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन एंटीबायोटिक्स का अमूमन जो मोड ऑफ एक्शन होता है वो ये कि एंटीबायोटिक्स किसी न किसी लाइफ प्रोसेस को इनहिबिट करती हैं, जैसे प्रोटीन सिंथेसिस, डीएनए रेप्लिकेशन या ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन। चूंकि इस तरह का कोई लाइफ प्रोसेस वायरस के पास मौजूद ही नहीं है, लिहाजा कोई भी एंटीबायोटिक वायरस के ऊपर अटैक नहीं करती। ठीक है, वायरसेस को अटैक करने के लिए आपको कुछ दीगर मटेरियल्स रिक्वायर्ड होंगे अदर देन पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। मिसाल के तौर पर या तो आपको जो लिविंग बॉडीज के अंदर एंटीबॉडीज बनती हैं, एंटीबॉडीज वो वायरसेस को ब्लॉक कर सकती हैं एंटीबॉडीज, या फिर हमारे कुछ डिफेंसिव प्रोटीन्स होती हैं उनको कहते हैं इंटरफेरॉन्स। तो ये इंटरफेरॉन्स वायरसेस के अगेंस्ट काम करते हैं, लेकिन ये एंटीबायोटिक्स वगैरह वायरसेस के अगेंस्ट काम नहीं करती हैं। अगर आपसे किसी क्वेश्चन में पूछा जाए ना कि वायरस के अगेंस्ट सबसे जो कारगर किस्म का, जो बहुत ही इफेक्टिव किस्म का वे है उसको प्रिवेंट करने का, वायरस को या वायरस को इनहिबिट करने का, वो क्या हो सकता है, तो आपको मुख्तलिफ केमिकल्स के नाम बताए गए हों, तो उसमें सबसे जो बेस्ट होगा वो इम्यूनिटी ऑफ द होस्ट, यानी होस्ट की जो अपनी सेल्फ इम्यूनिटी है, दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव कंट्रोल अगेंस्ट द वायरसेस। और ये जो कंपोनेंट्स आप देख रहे हैं एंटीबॉडीज एंड इंटरफेरॉन्स, ये होस्ट के इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं जो कि उस वायरस के अगेंस्ट डेवलप होंगे और उससे वायरस को कंट्रोल किया जा सके। अदरवाइज यूँ ये बाकी जितने भी मेजर्स होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर कोरोना वायरस के हवाले से आपने सुना कि आप 20 मिनट तक 20 सेकंड तक हाथ धोते रहें या 10 सेकंड तक हाथ धोते रहें तो वो मर जाता है, तो वो उतना इफेक्टिव नहीं है जितना कि ये होस्ट की अपनी इम्यूनिटी है। ठीक है, बाज़-औक़ात वो आप हाथ धोने के बावजूद भी इन्फेक्शन ट्रांसमिट करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन अगर वो होस्ट रेजिस्टेंट होगा, उसके अंदर ये मेजर्स अडॉप्टिव होंगे, तो फिर वो उसको अटैक नहीं कर पाएगा। जी, अब आइए स्ट्रक्चर ऑफ वायरस के ऊपर कि वायरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। हाँ जी, तो वायरल बॉडी को अगर आप एग्जामिन करें
एक कंप्लीट इन्फेक्शियस पार्टिकल, उसको जब आप एग्जामिन करते हैं, एक कंप्लीट इन्फेक्शियस पार्टिकल के लिए एक टर्म यूज की जाती है, उसे कहते हैं वायरियन। वायरियन टर्म इज यूज फॉर, वायरियन टर्म ये वायरस के लिए हम यूज करते हैं व्हेन इट इज इन एक्स्ट्रा सेलुलर फेज। वायरियन टर्म कब यूज की जाती है? कंप्लीट इन्फेक्शियस पार्टिकल के लिए। और ये कंप्लीट इन्फेक्शियस पार्टिकल किस वक्त होता है? तो ये कंप्लीट इन्फेक्शियस पार्टिकल उस वक्त होगा जब ये होस्ट से बाहर होगा, यानी जब ये एक्स्ट्रा सेलुलर फेज में होगा। एक्स्ट्रा सेलुलर फेज में, वो क्यों भाई? वो इस वजह से कि जब ये होस्ट बॉडी के अंदर दाखिल होता है तो उस वक्त ये अपनी पूरी कंप्लीट स्टेट में नहीं होता, इसके तमाम जो कंपोनेंट्स हैं वो इकट्ठे मौजूद नहीं होते अक्सर विद इन द होस्ट बॉडी। इस वजह से जो कंप्लीट इन्फेक्शियस वायरल पार्टिकल होगा वो हमेशा आपको एक्स्ट्रा सेलुलर फेज में मिलेगा, एंड इन दैट फेज द वायरस इज टर्म्ड एज वायरियन। याद रखो कि ये जो वर्ड वायरस है ये जनरल टर्म है, ये तो हम जब ये इंट्रासेलुलर फेज में हो तब भी वायरस के लिए ये टर्म यूज की जा सकती है, जब एक्स्ट्रा सेलुलर फेज में हो तब भी ये यूज की जा सकती है टर्म, ये जनरल टर्म है। लेकिन ये टर्म स्पेसिफिक है, इट इज यूज फॉर द वायरस व्हेन इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द होस्ट। तो जब आप एक वायरियन को एग्जामिन करते हैं तो एक वायरियन को एग्जामिन करने पर आपको दो पार्ट्स इसके नजर आएंगे। एक इसका आउटर पोर्शन है, दैट इज कॉल्ड कोट, दिस इज आउटर पार्ट ऑफ द वायरल बॉडी, और दूसरा इसका इनर पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड कोर। सो इनर एंड आउटर पोर्शन, ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। इसमें जो कोट रीजन है, आउटर पोर्शन, इट कंसिस्ट ऑफ कैप्सिड जो कि प्रोटीन पर मुश्तमिल एक कोट है, और दूसरा इसमें एनवेलप मौजूद होता है विच इज नॉट फाउंड इन ऑल वायरसेस। यानी कोट कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स, कैप्सिड विच इज कंपल्सरी पार्ट विच इज फाउंड इन ऑल वायरसेस, ये वायरसेस का कंपल्सरी पार्ट है, बट ये जो एनवेलप आपको बताया इट इज फाउंड इन सम वायरसेस, स्पेशली इट इज फाउंड ऑन द एनिमल वायरसेस। पहले जरा कैप्सिड को एक्सप्लोर कर लें। देखो जो कैप्सिड आपको मैंने पॉइंट आउट किया है, दिस इज एक्चुअली अ प्रोटीन कोट। तो ये प्रोटीन कोट छोटे छोटे प्रोटीन सब यूनिट से मिलकर ये प्रोटीन कोट बनता है, दैट प्रोटीन सब यूनिट्स आर कॉल्ड कैप्सोमर्स। और इन कैप्सोमर्स का नंबर मुख्तलिफ वायरसेस के अंदर मुख्तलिफ होता है, और इनसे हम वायरसेस को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कौन सा वायरस है। मिसाल के तौर पर जैसे हर्पीज ये एक स्किन इन्फेक्शन है, सुपरफिशियल इन्फेक्शन है। इस सुपरफिशियल इन्फेक्शन को कॉज करने वाले वायरसेस हर्पीज वायरसेस कहलाते हैं, और इनके बॉडी में, इनके कैप्सिड के अंदर 162 कैप्सोमर्स आपको मिलेंगे। 162 आर कैप्सोमर्स, दे आर नॉट नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, कीप इन योर माइंड। ठीक है, बाज़ औक़ात यहाँ पर ऑप्शंस में नंबर ऑफ अमाइनो एसिड लिखा हुआ होता है तो गलत फहमी हो जाती है। तो 162 आर कैप्सोमर, और एक कैप्सोमर जो है ये प्रोटीन सब यूनिट है, और प्रोटीन सब यूनिट होने का मतलब ये है कि इट इज़ अ पॉलीपेप्टाइड। ये एक कैप्सोमर एक खास पॉलीपेप्टाइड होगी। ओके, तो इस तरह से ये अगर 162 कैप्सोमर हैं तो 162 पॉलीपेप्टाइड्स हो सकती हैं, या इससे भी ज़्यादा हो सकती हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात एक कैप्सोमर जो है वो एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड पर मुश्तमिल हो सकता है। ठीक है, तो ये 162 कैप्सोमर इसके अंदर मौजूद हैं। इसी तरह से एडिनो वायरसेस विच कॉज कॉमन कोल्ड कॉज करने वाली ये वायरसेस हैं, दे हैव 252 नंबर ऑफ कैप्सोमर्स। जबकि पोलियो एक और बहुत ही बदनाम वायरस है, पोलियो वायरस, इसके पास ये वायरस जो कि बहुत ही छोटा वायरस अभी आपको मैंने बताया था, स्मॉलेस्ट वायरस है, इट हैज़ जस्ट 32 कैप्सोमर्स इन इट्स कैप्सिड। तो ये मुख्तलिफ वायरसेस के पास मुख्तलिफ नंबर ऑफ कैप्सोमर्स मौजूद होते हैं, जो कि इसका एक फीचर ऑफ आइडेंटिफिकेशन है। ये कैप्सोमर इनके कैप्सिड के अंदर मौजूद हैं, और कैप्सिड की अगर आप शक्ल देखें तो मुख्तलिफ वायरसेस में कैप्सिड की शक्ल मुख्तलिफ हो सकती है। तो जैसे आपको यहाँ पर ये बैक्टीरियोफेज की एग्जांपल दिखाई, यहाँ पर कैप्सिड इस तरह से एक पॉलीहेड्रल हेड और एक हेलिकल टेल और उसके ऊपर फाइबर्स पर मुश्तमिल ये कैप्सिड है। ठीक है, दिस इज कैप्सिड। और इसके अलावा अगर आप ये HIV को मुलाहिजा करें तो HIV में जो कैप्सिड है वो ये इस तरह से कॉनिकल शेप का कैप्सिड, और उसके ऊपर फिर ये एडिशनल कवरिंग्स यहाँ पर मौजूद हैं इन द फॉर्म ऑफ लिपोप्रोटीन एनवेलप। ये एक
ऐसा वायरस है जो नॉन एनवेलप्ड है, इसके पास सिर्फ कैप्सिड था, कोई एडिशनल कवरिंग नहीं थी, लेकिन इसके पास आप देख रहे हैं ये एडिशनल कवरिंग है इन द फॉर्म ऑफ अ लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन। ये लिपोप्रोटीन इस वजह से कह रहे हैं कि लिपिड बायलेयर और उसके अंदर प्रोटीन्स एम्बेडेड हैं, जैसे वो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। तो एग्जैक्टली दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन, लेकिन ये सेल मेम्ब्रेन वायरस की अपनी नहीं है, इट इज एक्वायर्ड फ्रॉम द होस्ट बॉडी। जब ये अपने प्रीवियस होस्ट से बाहर निकल रहा था तो उस वक्त उसने इस लिपोप्रोटीन कवरिंग को अपने ऊपर इनक्लोज कर लिया था। तो इस तरह ये एनवेलप्ड वायरस बन गया, जबकि ये बगैर कवरिंग के ये नेकेड वायरस कहलाएगा। दिस इज नोन एज नेकेड वायरस। अमूमन ऐसा होता है कि जो वायरसेस अपने होस्ट से लाइसिस के जरिए बाहर निकले, लाइसिस का मतलब होता है बस्टिंग, यानी होस्ट को यूं बस्ट करके अगर बाहर निकलते हैं तो ऐसी सूरत में वो एनवेलप गेन नहीं कर पाते। लेकिन जो वायरसेस जैसे कि ये HIV, ये अपने होस्ट से जब बाहर निकलता है तो ये बड ऑफ होकर निकलता है। बड ऑफ होने का मतलब है कि ये होस्ट की मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेशराइज करेगा उसको और मेम्ब्रेन को अपने ऊपर एनक्लोज करके बाहर आएगा। तो ये बड ऑफ मैकेनिज्म के जरिए चूंकि बाहर आ रहा है और एनवेलप गेन कर रहे हैं, जबकि ये लाइसिस के जरिए चूंकि बाहर आता है तो ये एनवेलप गेन नहीं कर पाते हैं। अगर आपसे ये कहा जाए ना कि वायरस की बॉडी का वो कौन सा पार्ट है जो होस्ट बॉडी के अंदर रेप्लिकेट नहीं होता, तो वो दरअसल एनवेलप ही होगा, क्योंकि ये बुनियादी तौर पर तो वायरस का पार्ट है ही कोई नहीं, ये तो होस्ट से निकलते हुए वो अपने ऊपर एनक्लोज करके ले आए, लिहाजा ये होस्ट बॉडी के अंदर इसकी रेप्लिकेशन भी नहीं हो रही होगी, ये तो उसकी मेम्ब्रेन है और बाहर निकलते हुए ये उसको अपने साथ ले आते हैं। अच्छा, तो इसमें देखो ये जो मैंने आपको बताएं कैप्सोमर्स, तो कैप्सोमर्स कंबाइन होकर ये बनाते हैं मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रक्चर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एक स्ट्रक्चर आपके सामने एक ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर है। सो दिस इज कैप्सोमर, और इस तरह से ये कैप्सोमर्स कंबाइन होते जाते हैं, जैसे दीज कैप्सोमर्स कंबाइन टुगेदर टू मेक अ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर जिसको फैसेट कहा जाता है, और इस तरह के ये फैसेट मिलकर ये पॉलीहेड्रल शेप बना रहे हैं। तो ज़्यादातर वायरसेस में जो पॉलीहेड्रल शेप पाई जाती है उसके अंदर इस तरह के ये 20 फैसेट मौजूद होंगे, 20 फैसेट, और इन 20 फैसेट्स की वजह से जो पॉलीहेड्रल शेप कॉन्स्टिट्यूट होती है दैट इज कॉल्ड आइकोसाहेड्रल। आइकोसाहेड्रल, ये अक्सर MCQ में बात पूछी जाती है। दिस इज अ काइंड ऑफ पॉलीहेड्रल शेप एंड इट कंसिस्ट ऑफ 20 हेड्स, 20 फैसेट्स पर मुश्तमिल ये एक पॉलीहेड्रल शेप है, और जनरली वायरसेस हैव दिस टाइप ऑफ कैप्सिड। अच्छा, उसके बाद अब जरा इसका जो इनर कोर आपको मैंने पॉइंट आउट किया, द इनर कोर विच इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ आइदर DNA और RNA। तो DNA और RNA की फॉर्म में इसकी इनर कोर मौजूद है जो कि इसका जीनोम है। दिस इज ऑल्सो नोन एज जीनोम ऑफ द वायरस। तो इसका जो भी जेनेटिक प्रोग्राम है कि किस तरह से इसने अपने होस्ट के अंदर जाकर एक्ट करना है, वो जेनेटिक प्रोग्राम DNA या RNA की शक्ल में मौजूद है। तो मुख्तलिफ वायरसेस का जो मोड ऑफ रेप्लिकेशन होता है अपने होस्ट के अंदर, वो अपने इस जीनोम के ऊपर उसका डिपेंड कर रहा होता है कि किस तरह से इसने जाकर बिहेव करना है। अभी आपको क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस के अंदर ये पॉइंट आउट किया जाएगा कि हाउ वायरसेस बिहेव इन द होस्ट बॉडी। DNA और RNA में सम वायरसेस आर सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरसेस और सम आर डबल स्ट्रैंडेड RNA वायरसेस। बिल्कुल इसी तरह से DNA में भी डबल स्ट्रैंडेड DNA और सिंगल स्ट्रैंडेड DNA वायरसेस होते हैं। अच्छा, ये जो जीनोम वाला पार्ट है दिस इज कंपल्सरी पार्ट विच इज फाउंड इन ऑल वायरसेस, लेकिन इसके बरक्स आप अगर इसमें दूसरा कंपोनेंट देखिए, वेरियस टाइप ऑफ प्रोटीन सच एज एंजाइम्स, ये कुछ वायरसेस के पास ये एंजाइम मौजूद होते हैं और कुछ के पास ये एंजाइम मौजूद नहीं होते। तो इस तरह से डिफरेंट एंजाइम डिफरेंट वायरसेस के पास मौजूद हो सकते हैं। वायरसेस की शेप्स के हवाले से ये आपने इस तरह ये डायग्राम्स याद रखनी है, अगरचे इनके आने का चांस बहुत कम है क्योंकि ये स्पेसिफिक कुछ बुक्स के अंदर मौजूद हैं, तमाम बुक्स में ये डायग्राम्स मौजूद नहीं है, तो लेकिन बहरहाल इनको आप याद रखें। तो ये मुख्तलिफ नेम्स भी दिए हुए इन वायरसेस के, और जैसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस आते रहे कि उसमें ये डायग्राम्स को आइडेंटिफाई करना होता था, तो इन नेम्स को ज़रूर याद रखिए। इसमें आपको ये मुख्तलिफ वायरसेस के कैप्सिड्स की शेप दिखाई गई हैं।
अच्छा, तो यूं अगर आप मुख्तलिफ वायरसेस के कैप्सिड्स की शेप्स को मुलाहिजा करें तो आपके सामने दो तरह की शेप्स आती हैं। एक शेप आती है जो कि पॉलीहेड्रल इन शेप है, पॉलीहेड्रल जैसे आइकोसाहेड्रल अभी मैंने बताया पॉलीहेड्रल, और दूसरी शेप आती है इसमें हेलिकल, हेलिकल और पॉलीहेड्रल। पॉलीहेड्रल के लिए स्फेरिकल टर्म भी यूज की जाती है, दीज वायरसेस आर आल्सो कॉल्ड स्फेरिकल, और जबकि हेलिकल आर आल्सो नोन एज रॉड शेप वायरसेस। जैसे ये एमसीक्यू अक्सर पूछा जाता है कि जो सबसे पहला वायरस रिपोर्ट हुआ था दैट इज कॉल्ड टोबैको मोज़ेक वायरस, तो वो टोबैको मोज़ेक वायरस किस तरह का था? तो टोबैको मोज़ेक वायरस वाज अ रॉड शेप वायरस, हेलिकल कैप्सिड पर मुश्तमिल वो वायरस था। अच्छा, अब क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस मुख्तलिफ बुनियाद पर हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, सच एज बेस्ड अपॉन होस्ट। बेस्ड अपॉन होस्ट वो वायरसेस जो बैक्टीरिया को अटैक करते हैं, बैक्टीरियोफेजेस, जैसे ये उनकी एग्जांपल्स हैं। वो वायरसेस जो प्लांट को अटैक करते हैं, ये उनकी एग्जांपल्स हैं। और वो वायरसेस जो एनिमल्स को अटैक करते हैं, ये उनकी एग्जांपल्स हैं। ये एग्जांपल जरूर याद रखनी है, यहाँ से अक्सर एमसीक्यूज बनाए जाते हैं कि ये वायरस कौन सी क्लास से बिलोंग करता है या ये कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, तो इन एग्जांपल्स को जरूर याद रखिए। फिर इसी तरह से बेस्ड अपॉन स्ट्रक्चर यानी कैप्सिड की बुनियाद पर अगर वायरसेस को क्लासिफाई किया जाए तो जैसे अभी मैंने आपको शेप्स पॉइंट आउट की, हेलिकल कैप्सिड पर मुश्तमिल वायरसेस सच एज टोबैको मोज़ेक वायरस, या पॉलीहेड्रल कैप्सिड या स्फेरिकल कैप्सिड पर मुश्तमिल वायरसेस जैसे कि एडिनो वायरसेस। अच्छा, यहाँ एक और पॉइंट रह गया बीच में, अभी जैसे मैंने कहा था कि वो कौन सा कंपोनेंट है वायरल बॉडी का जो उसको होस्ट स्पेसिफिक बनाता है, तो वो दरअसल उसका स्पाइक है। स्पाइक ये या तो प्रोटीन इन नेचर होता है या ग्लाइकोप्रोटीन। अगर ये किसी नेकेड वायरस के पास मौजूद होगा तो फिर ये लाजमी तौर पर प्रोटीन इन नेचर होगा, लेकिन अगर ये किसी एनवेलप्ड वायरस के पास होगा तो फिर ये ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर होगा और उसकी एनवेलप के बाहर मौजूद होगा। जैसा कि एडिनो वायरस की एनवेलप के ऊपर ये ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक हैं, या जैसे आपने आजकल कोरोना वायरस का बहुत तज़किरा सुना है, उसकी भी एनवेलप के ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक हैं। HIV की सरफेस पर ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक हैं। तो हमेशा ये स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन उस सूरत में होंगे इफ दे आर प्रेजेंट ऑन द एनवेलप, और अगर किसी नेकेड वायरस के पास स्पाइक हो तो वो प्रोटीन इन नेचर होंगे, और यही वो कंपोनेंट है व्हिच मेक देम स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर होस्ट। अच्छा, तो इसके अलावा देखो वायरसेस में ये हम अगर इसको कैप्सिड की बुनियाद पर क्लासीफाई कर रहे हो तो इनके पास इनमें वो वायरसेस जो एनवेलप पजेस करते हैं उनको एक अलग कैटेगरी में प्लेस किया जाता है, दे आर कॉल्ड एनवेलप्ड वायरसेस। और इसी तरह से कुछ वायरसेस कॉम्प्लेक्स कैप्सिड पर मुश्तमिल होते हैं। ये एमसीक्यू अक्सर पूछा जाता है कॉम्प्लेक्स कैप्सिड पर मुश्तमिल कौन सा वायरस है, तो वो दरअसल बैक्टीरियोफेज है जिसका हेड पॉलीहेड्रल होता है और उसकी टेल हेलिकल होती है, यानी वो दोनों शेप्स जो हमने अभी अलग-अलग पॉइंट आउट की थी इस वायरस के अंदर वो दोनों इकट्ठी मौजूद हैं, तो इस वजह से इसको कॉम्प्लेक्स कैप्सिड वायरस कहा जाता है। अच्छा, एक और क्लासिफिकेशन वायरसेस की जीनोम के ऊपर बेस करती है, तो जीनोम के ऊपर जो क्लासिफिकेशन बेस करती है उसके मुताबिक वायरसेस में भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस सच एज पॉक्स वायरस। पॉक्स वायरस ये लार्जेस्ट वायरस भी है, इस हवाले से भी आप इसको याद रखो, और ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है। इसी तरह से सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस सच एज पैरवो वायरस, और इसी तरह से आप देखिए कि जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस हैं, डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस उसमें रियो वायरसेस जो डायरिया कॉज करते हैं, और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस दैट सर्व एज एमआरएनए। अब देखो यहाँ पर ये जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस हैं इनका रेप्लिकेशन का जो वे है वो थोड़ा सा आपको यहाँ पे पॉइंट आउट करते हैं। देखो, सर्व एज आरएनए का मतलब है, एमआरएनए का मतलब है कि जब ये वायरस अपना जीनोम अपने होस्ट के अंदर इंजेक्ट करेगा तो इसका जीनोम जो कि आरएनए जीनोम है वो होस्ट बॉडी में डायरेक्टली एमआरएनए के तौर पर बिहेव करेगा और डायरेक्ट उसकी ट्रांसलेशन होगी। यानी इस वायरस के केस में क्या होगा कि जीनोम इंजेक्ट होने के बाद जीनोम इंजेक्शन, और इस जीनोम इंजेक्शन के बाद फौरन अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप ट्रांसलेशन शुरू हो जाएगी, क्योंकि इनका जीनोम डायरेक्टली एमआरएनए के तौर पर बिहेव कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस हैं, इनमें बताता है कि टेम्पलेट फॉर एमआरएनए सिंथेसिस, यानी जब इनका जीनोम अंदर दाखिल होगा तो वो डायरेक्टली ट्रांसलेट होने के बजाय पहले वो जीनोम
जो कि आरएनए जीनोम है वो टेम्पलेट के तौर पर एक्ट करेगा और इसमें से एमआरएनए जनरेट होगा और ये एमआरएनए अंदर फिर ट्रांसलेट होना शुरू हो जाएगा। इसकी ट्रांसलेशन थोड़ी देर बाद में जाकर होगी, पहले इसके जीनोमिक आरएनए से पहले एक एमआरएनए ओरिजिनेट होना है, जबकि यहाँ पर वो जो जीनोमिक आरएनए वो इटसेल्फ एमआरएनए के तौर पर एक्ट कर रहा था। और फिर इसी तरह से आप देखो कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस की एक और क्लास है जहां पर वो कहता है कि इनका जो जीनोमिक आरएनए है दैट एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर द डीएनए सिंथेसिस। उससे पहले डीएनए बनेगा और फिर उस डीएनए से दोबारा ट्रांसक्रिप्शन के जरिए एमआरएनए ओरिजिनेट होगा और फिर उस एमआरएनए की आगे जाके ट्रांसलेशन होगी, जैसा कि अभी आपको ये रेट्रोवायरसेस के केस में एचआईवी अभी आपको पॉइंट आउट करते हैं। सो बेस्ड अपॉन जीनोम दीज आर डिफरेंट क्लासेस ऑफ द वायरसेस, ये आपको इनकी एग्जांपल्स याद करनी होगी। अच्छा, अब जरा हम यहां पर क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस के बाद बैक्टीरियोफेज पे आ जाते हैं। बैक्टीरियोफेज और एचआईवी इन दोनों की लाइफ साइकिल को हमने रिव्यू करना है और फिर एड्स को थोड़ा सा हमने डिटेल के साथ देखना है जी। तो बैक्टीरियोफेज, अभी आपको मैंने इसका स्ट्रक्चर पॉइंट आउट किया था। बैक्टीरियोफेज की लाइफ साइकिल ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, दो फेजेस पर इसकी लाइफ साइकिल मुश्तमिल है। एक फेज कहलाएगा दो तरह की साइकिल है बैक्टीरियोफेज की। एक साइकिल कहलाती है लाइटिक साइकिल और दूसरी साइकिल कहलाती है लाइसोजेनिक। लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक में क्या फर्क है ये अभी आपको पॉइंट आउट करते हैं कि लाइटिक साइकिल जिसमें मास्टर स्लेव रिलेशनशिप है वो कैसे स्टैब्लिश होगी और लाइसोजेनिक जिसमें होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप है ये कैसे स्टैब्लिश होती है। लेकिन ये दोनों लाइफ साइकिल्स असल में इनमें जो पहला फेज है, क्योंकि लाइफ साइकिल बेसिकली दो फेजेस पर मुश्तमिल है, तो पहला फेज इन दोनों लाइफ साइकिल का वो बिल्कुल एक जैसा है। द फर्स्ट फेज और फर्स्ट स्टेप ऑफ द लाइफ साइकिल इज नोन एज इन्फेक्शन प्रोसेस। वो इन दोनों लाइफ साइकिल में बिल्कुल एक जैसा होगा, उसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन उसके बाद जो अगला फेज आएगा दैट इज नोन एज रेप्लिकेशन प्रोसेस, वहां पर ये दोनों लाइफ साइकिल एक दूसरे से डिफरेंशिएट हो सकती हैं। तो आइए देखते हैं कि इसमें जो पहला फेज है दैट इज कॉल्ड इन्फेक्शन प्रोसेस, ये कैसे परफॉर्म होता है। देखो, बैक्टीरियोफेज की लाइफ साइकिल में जो पहला फेज है इन्फेक्शन फेज, वो कुछ इस तरह से परफॉर्म होगा कि ड्यूरिंग इन्फेक्शन फेज और इन्फेक्शन प्रोसेस सबसे पहला जो स्टेप यहां पर इन्वॉल्व होता है दैट इज कॉल्ड लैंडिंग, यानी होस्ट सरफेस जिसके ऊपर पर्टिकुलर रिसेप्टर्स मौजूद हैं वहां पर ये लैंड करते हैं। अगर ये किसी ऐसी जगह पर लैंड कर जाएं जहां पर रिक्वायर्ड रिसेप्टर मौजूद नहीं है तो ये इन्फेक्शन आगे कामयाब नहीं हो पाएगा। जैसे ह्यूमन बॉडी के ऊपर अगर ये लैंड कर जाएं तो जाहिर इन्फेक्शन नहीं कॉज कर पाएंगे, किसी दूसरी ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर लैंड करें तो इन्फेक्शन कॉज नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर बैक्टीरियल सेल के ऊपर ये लैंड करते हैं तो ऐसी सूरत में इनके टेल फाइबर्स जो कि एफिनिटी रखते हैं रिसेप्टर्स के साथ और साथ साथ इनकी जो स्पाइक्स होते हैं ये लैंडिंग में इनको फैसिलिटेट करेंगे। तो लैंडिंग इज फॉलोड बाय अटैचमेंट और एड्सॉर्प्शन। इसके अंदर भी ये दोनों कंपोनेंट्स इसको हेल्प करते हैं, टेल फाइबर्स और स्पाइक्स, और इस तरह से ये अटैच कर जाते हैं पर्टिकुलर रिसेप्टर्स के ऊपर। और उसके बाद फिर इनकी टेल कॉन्ट्रैक्ट करती है। द टेल कंसिस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल शीथ, यहां पर एक कॉन्ट्रैक्टाइल शीथ प्रेजेंट है। सो ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्टाइल शीथ टेल कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो जैसी शीथ कॉन्ट्रैक्ट करती है एट द बॉटम ऑफ दिस टेल देयर इज एन एंजाइम नोन एज लाइसोजाइम, वो यहां से रिलीज हो जाएगा। लाइसोजाइम जैसे ही रिलीज होता है तो वो सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरियल सेल को यहां से डाइजेस्ट कर देगा एंड इन दिस वे अ होल इज क्रिएटेड। याद रखो ये लाइसोजाइम हमारे टीयर फ्लूइड के अंदर भी मौजूद है, हमारे सलाइवा में भी मौजूद है ये। तो लाइसोजाइम के जरिए जब यहां पर इस तरह से सेल वॉल पंक्चर हो जाती है होस्ट की और टेल उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी होती है तो टेल के अंदर एक और नीडल लाइक पोर्शन मौजूद है विच इज नोन एज कोर। तो वो कोर अंदर पेनिट्रेट कर जाएगी, पेनिट्रेशन ऑफ द कोर ट्यूब, जस्ट लाइक द नीडल ऑफ द सिरिंज, जैसे हम इंजेक्शन लगाते हुए उसको पेनिट्रेट करते हैं। सो पेनिट्रेशन ऑफ कोर ट्यूब। तो जैसे ये कोर ट्यूब पेनिट्रेट करती है तो उसके साथ ही जो इसके हेड के अंदर इसका जीनोम मौजूद था। जीनोम बैक्टीरियोफेजेस का आमतौर पर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, although some बैक्टीरियोफेजेस कंसिस्ट ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, लेकिन ज्यादातर के पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मौजूद है। तो ये अपने इस जीनोम को अंदर इंजेक्ट कर देंगे।
दैट इज कॉल्ड डीएनए इंजेक्शन। इस तरह से वो जो इन्फेक्शन प्रोसेस है, इन्फेक्शन फेज, वो कंप्लीट हो जाता है। तो आपने ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट यहां पे याद रखना है कि इन्फेक्शन प्रोसेस में कौन कौन से इवेंट यहां पर इन्वॉल्व हुए हैं। एक दफा जब ये जीनोम इंजेक्ट हो जाएगा तो अब डिपेंड करता है कि लाइफ साइकिल कौन सी परफॉर्म होगी, लाइटिक या लाइसोजेनिक। देखो लाइटिक साइकिल के केस में क्या होगा, लाइटिक साइकिल में रेप्लिकेशन प्रोसेस कैसे परफॉर्म होता है। तो इन केस ऑफ लाइटिक साइकिल रेप्लिकेशन प्रोसेस कुछ यूं परफॉर्म होता है। देखो ये जीनोम अंदर इंजेक्ट हो चुका है और जीनोम अंदर इंजेक्ट होने के बाद सबसे पहला जो काम इसने करना है जीनोम इंजेक्ट होने के बाद, ये ब्रेक डाउन कॉज करेगा बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स का बाय फेज स्पेसिफिक एंजाइम्स। यानी द फर्स्ट इवेंट इज द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द होस्ट डीएनए। ये रेप्लिकेशन प्रोसेस अब इनिशिएट हो गया। बैक्टीरियोफेज ने जब ये इस तरह से होस्ट डीएनए को डिस्ट्रॉय कर दिया तो होस्ट डीएनए अब नहीं रहेगा, तो होस्ट की एक्टिविटीज भी स्टॉप हो जाएंगी, यानी होस्ट खुद से कुछ नहीं कर सकेगा। अब जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो वायरस की यूटिलाइज होगी। सिस्टम सारा होस्ट का और इंफॉर्मेशन सारी वायरस की यूटिलाइज होगी। एंड इन दिस वे वायरस बिकम एबल टू डेवलप मास्टर स्लेव रिलेशनशिप विद इट्स होस्ट। इसने कौन सी रिलेशनशिप यहां पर अब कायम कर ली है, मास्टर स्लेव रिलेशनशिप। यहां पर मास्टर कौन बन गया है, मास्टर बिकम्स द वायरस, जबकि स्लेव एक्चुअली ये होस्ट बॉडी बन गई है। तो इस तरह से डिसइंटीग्रेशन ऑफ होस्ट डीएनए इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। जैसे ये डिसइंटीग्रेशन होस्ट डीएनए होगी तो उसके साथ ही अब वायरस की एक्सप्रेशन शुरू हो जाएगी, वायरल डीएनए की रेप्लिकेशन होगी, इसके साथ साथ वायरल प्रोटीन सिंथेसिस होगी, यानी दूसरे लफ्जों में वायरल कंपोनेंट्स बनना शुरू हो जाएंगे। और तकरीबन कोई ये 20 मिनट के अरसे में, ये देखो जब ये इसकी एक्सप्रेशन हो रही है रेप्लिकेशन और उसकी प्रोटीन सिंथेसिस, तो विद इन 20 to 25 मिनट ये कोई 200 के करीब वायरल पार्टिकल्स के कंपोनेंट तैयार हो जाते हैं विद इन 20 to 25 मिनट। जब ये अप्रॉक्सीमेटली 200 वायरल कंपोनेंट्स तैयार हो जाएंगे तो उनकी फिर असेंबली होगी। तो असेंबली ऑफ द प्रोजेनी फेज पार्टिकल्स, ये जितने भी कंपोनेंट्स है वो आपस में असेंबल होंगे और कंप्लीट वायरियॉन्स डेवलप हो जाएंगे। और उस दौरान में चूंकि लाइसोजाइम भी इस कदर ज्यादा प्रोड्यूस हो चुका होगा कि वो बैक्टीरियल सेल वॉल को कमजोर कर देगा और अल्टीमेटली बैक्टीरियल सेल वॉल बस्ट करेगी, यानी लाइसिस हो जाएगा और इस लाइसिस के बाद ये रिलीज हो जाएंगे और फिर दोबारा से होस्ट को अटैक करेंगे। तो ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट होगा ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन प्रोसेस इन द लाइटिक साइकिल। लेकिन अगर ये लाइफ साइकिल लाइसोजेनिक टाइप की हो तो फिर क्या होगा। देखो इन द लाइसोजेनिक साइकिल थोड़े से स्टेप्स डिफर करेंगे। वो कैसे, देखो ये जीनोम इंजेक्ट हुआ और जीनोम इंजेक्ट होने के बाद इसने अपने होस्ट डीएनए को डिस्ट्रॉय करने के बजाय उसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर गया। दिस इज नोन एज इंटीग्रेशन। दिस इनकॉर्पोरेशन ऑफ वायरल डीएनए इनटू द होस्ट डीएनए इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। और इस स्टेज में अब इसको कहा जाएगा प्रोफेज। प्रोफेज बन गया ये। तो प्रोफेज यूं समझ लें कि ये एक ये गेस्ट के तौर पर अब एक्ट कर रहा है, यानी ये उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इट एक्ट एज अ गेस्ट। और इसने जो रिलेशनशिप अब कायम की है, दैट रिलेशनशिप इज कॉल्ड होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप। अब ये गेस्ट बन गया। तो इस तरह से अब जब ये गेस्ट बन गया और इसने अपने होस्ट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, तो इस दौरान में ये बिल्कुल इनएक्टिव रहेगा। दिस इनएक्टिव पीरियड इज कॉल्ड लाइसोजेनी। इसी इनएक्टिव पीरियड को लाइसोजेनी कहते हैं। हो सकता है कि ये इसी जनरेशन में अपने होस्ट डीएनए से दोबारा सेपरेट हो जाए, और ये भी हो सकता है कि होस्ट सेल अपनी लाइफ को नॉर्मली पास करके अपनी अगली जनरेशन बनाने में कामयाब हो जाए और ये जो वायरल डीएनए था ये नेक्स्ट जनरेशन में पास कर जाए, और फिर उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन में कहीं इसको मौका मिले और ये सेपरेट हो जाए। तो ये भी मुमकिन है कि कई जनरेशंस यहां पर बैक्टीरिया की पास कर जाएं और फिर कहीं जाकर इसको मौका मिले सेपरेट होने का। बहरहाल जब भी ये सेपरेट हुआ तो सेपरेट होते ही इसने वही काम शुरू कर देना जिसके लिए ये आया था, और वो क्या है, वही लाइटिक साइकिल वाला काम, यानी होस्ट डीएनए को डिस्ट्रॉय करना। तो ये जो लाइसोजेनी फेज का इख्तिताम है और दोबारा से लाइटिक साइकिल का आगाज है, इसको कहते हैं इंडक्शन। ठीक है, इंडक्शन इज द रीस्टार्ट ऑफ द लाइटिक साइकिल आफ्टर लाइसोजेनी। तो लाइसोजेनी टर्मिनेट हो गई और लाइटिक साइकिल दोबारा से अब उसके इवेंट शुरू हो जाएंगे
इस इवेंट को अब इंडक्शन कहा गया, और इंडक्शन के बाद फौरन क्या होगा, फौरन वही डिसइंटीग्रेशन ऑफ द होस्ट डीएनए जो अभी तक कायम था। अब इसकी डिसइंटीग्रेशन के बाद वायरल डीएनए की रेप्लिकेशन, वायरल प्रोटीन सिंथेसिस, और फिर इनके कंपोनेंट्स की असेंबली, और आखिरकार फिर ये लाइसिस एंड रिलीज। यानी आपने देखा कि इस लाइसोजेनिक साइकिल में इसमें भी लाइसिस हुई है एंड पर, लेकिन यहां पर लाइसिस इमीडिएटली नहीं हो रही जैसा कि लाइटिक साइकिल में हुई थी। यहां पर बीच में एक इनएक्टिव पीरियड आ गया था। वो हो सकता है कि उसी जनरेशन तक महदूद रहे, या ये भी हो सकता है कि किसी अगली जनरेशन तक वो जारी रहे इनएक्टिव पीरियड, और अल्टीमेटली इस तख्ताम भी लाइसिस पर ही होगा। सो ये मेजर डिफरेंस है बिटवीन लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल। तो आपने नोटिस किया कि जब कोई भी वायरस इन्फेक्शन कॉज करता है और अपना जीनोम इंजेक्ट करता है, तो ऐसी सूरत में कितनी पॉसिबिलिटीज होती हैं जीनोम इंजेक्ट करने के बाद? आपने देखा दो पॉसिबिलिटीज, एक लाइटिक साइकिल वाली और एक लाइसोजेनिक। यानी अगर ये बैक्टीरियोफेज डीएनए ये होस्ट डीएनए को डिस्ट्रॉय कर दे फौरन से, तो कौन सी साइकिल इंड्यूस हो जाएगी, कौन सी साइकिल स्टार्ट हो जाएगी? लाइटिक साइकिल। और अगर ये बैक्टीरियोफेज डीएनए होस्ट डीएनए में इनकॉर्पोरेट हो जाए, इंटीग्रेट कर जाए, तो फिर कौन सी साइकिल? लाइसोजेनिक। लेकिन यहां पर एक तीसरी पॉसिबिलिटी भी है, यानी अगर होस्ट के अपने कोई मेजर्स यहां पर फौरन से हरकत में आ जाएं और वो आने वाले बैक्टीरियोफेज डीएनए को फौरन डिस्ट्रॉय कर दें, तो अब क्या होगा? लाइटिक साइकिल इनिशिएट होगी या लाइसोजेनिक साइकिल इनिशिएट होगी, या दोनों हो जाएंगी, या दोनों ही नहीं होंगी? दोनों नहीं होंगी। दोनों नहीं होंगी, यानी ये इन्फेक्शन फेल हो जाएगा, इन्फेक्शन सक्सेसफुल नहीं रहेगा, और वायरस का जो अटैक था वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। इसी वजह से बैक्टीरिया के वो एजेंट्स, वो फैक्टर्स जो बैक्टीरियोफेज इन्फेक्शन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, दे आर कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। उनको क्या कहते हैं? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो बैक्टीरिया के पास अपने डिफेंस के लिए ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स मौजूद होते हैं। तो आप जानते हैं वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या हैं? दोज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर एक्चुअली एंडोन्यूक्लियेजेस। तो ये एंडोन्यूक्लियेजेस बैक्टीरिया के पास अपने सेल्फ डिफेंस के लिए मौजूद हैं। तीसरा ऑप्शन ये बनेगा। अच्छा जी, तो अब आइए जरा एचआईवी की तरफ। एचआईवी, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। यहां पर फिर देखिए कि एक कॉनिकल शेप का कैप्सिड इसके पास, और इस कॉनिकल शेप कैप्सिड में इसका जीनोम है इन द फॉर्म ऑफ आरएनए, और इसके साथ साथ यहाँ पर 3 किस्म के एंजाइम्स मौजूद हैं। एक एंजाइम ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यहाँ पे शो किया हुआ है। इसके अलावा 2 मजीद एंजाइम यहाँ पर मौजूद होते हैं। वन ऑफ देम इज नोन एज इंटीग्रेज एंजाइम, इंटीग्रेज, और दूसरा एक और एंजाइम है उसे कहते हैं प्रोटीएज एंजाइम। सो दीज आर 3 डिफरेंट एंजाइम फाउंड इन एचआईवी। जबकि हमने अभी बैक्टीरियोफेज के पास कितने एंजाइम्स देखे थे? ओनली 1 लाइसोजाइम। तो ये आपने इनके एंजाइम्स के नाम भी याद रखने हैं, और इनके अभी रोल भी पॉइंट आउट किए जाएंगे। अच्छा, इसके कैप्सिड में ये जो आपको कॉनिकल शेप कैप्सिड बताया, तो इसके कैप्सिड के बाहर एक और प्रोटीन कवरिंग मौजूद है, एक एडिशनल कैप्सिड मौजूद है, दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स प्रोटीन। और उसके बाहर फिर ये एनवेलप होती है, लिपोप्रोटीन एनवेलप, जिसके ऊपर ये ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स मौजूद है। तो ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक, इसमें आप देख रहे हैं 2 हिस्से मौजूद हैं। वन ऑफ देम इज कॉल्ड जीपी यानी ग्लाइकोप्रोटीन 41, और दूसरा जीपी 120। तो जीपी 120 ये अटैचमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये अटैच करवाता है इनको, अटैचमेंट टू द होस्ट, क्योंकि होस्ट के पास एक रिसेप्टर होता है, उसको कहते हैं CD4 रिसेप्टर। तो इसकी असल में CD4 रिसेप्टर के साथ एफिनिटी होती है। तो जिस होस्ट के ऊपर ये CD4 रिसेप्टर मौजूद होगा, उसके साथ ये GP120 इंटरेक्ट करके अटैच करवाएगा, और GP41 एक्चुअली इसको फ्यूज करवाएगा होस्ट मेम्ब्रेन के साथ। ये सेल फ्यूजन को फैसिलिटेट करता है, और इस तरह से फिर ये अपना इन्फेक्शन कॉज करने में कामयाब होता है। अब ये जो आपने एचआईवी का स्ट्रक्चर मुलाहिजा किया है, ये किस तरह से एक्ट करेगा अपने होस्ट के ऊपर, जरा देखिए। एचआईवी का जो मेजर होस्ट है वो हेल्पर टी सेल्स हैं, और इसके अलावा कुछ ब्रेन सेल्स भी इसका शिकार हो जाते हैं, बट मेजर होस्ट इज हेल्पर टी सेल्स। हेल्पर टी सेल आप जानते हैं कि ये इम्यून सिस्टम के मेजर कंपोनेंट्स हैं, और जब हेल्पर टी सेल्स का नंबर डिक्रीज होने लगेगा, तो ऐसी सूरत में
जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी थी किसी इन्फेक्शन होने की सूरत में जो डेवलप होनी थी वो नहीं हो पाएगी और एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम में हम मुब्तला हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एड्स। अब देखो ये HIV अपने होस्ट के ऊपर जाकर अटैच करता है विद द हेल्प ऑफ GP120 और फिर विद द हेल्प ऑफ GP41 ये फ्यूज करेगी इसकी एनवेलप होस्ट मेम्ब्रेन के साथ, एंड इन दिस वे इट पेनिट्रेट्स इट्स कैप्सिड इनटू द होस्ट बॉडी। यानी पहला स्टेप क्या यहां पर हुआ, अटैचमेंट और एड्सॉर्प्शन, दूसरा स्टेप पेनिट्रेशन और इसके साथ ही पेनिट्रेशन ऑफ कैप्सिड। यहां पर आपने फर्क मुलाहिजा करना है कि बैक्टीरियोफेज ने अपना सिर्फ जीनोम अंदर इंजेक्ट किया था, रिमेनिंग कैप्सिड पूरा बाहर रह गया था, जबकि यहां पर पूरा कैप्सिड इसका अंदर जा रहा है, एनवेलप होस्ट मेम्ब्रेन का पार्ट बन जाएगी, जबकि पूरा कैप्सिड अंदर पेनिट्रेट करेगा। लेकिन कैप्सिड अंदर जाकर टूट जाता है, दिस ब्रेक डाउन ऑफ कैप्सिड इज कॉल्ड अनकोटिंग। तो इसकी जब अनकोटिंग हो जाती है तो उसके बाद अब इसका जीनोम फ्री हो जाता है, जीनोम अंडरगोज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। Reverse transcription is a process in which the viral RNA is transformed into complementary DNA। देखो RNA से जब DNA बनेगा तो ऐसा DNA complementary DNA कहलाता है, और इस तरह का जो प्रोसेस है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स क्यों? इस वजह से कि आमतौर पर चूंकि DNA से RNA बनता है और उस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, लिहाजा यहां पर चूंकि RNA से DNA बन रहा है, देयरफॉर इट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और इस मरहले में इसका वो जो एंजाइम आपको अभी ने पॉइंट आउट किया था रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, वो इस इवेंट के अंदर यूज होगा। उसके बाद ये जो नंबर 4th इवेंट आप देख रहे हैं, इसमें जो वायरल RNA वो अपना काम दिखाकर यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बाद उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा, ब्रेक डाउन ऑफ वायरल जीनोमिक RNA। अब आ गया रोल इसके cDNA का। तो 5th स्टेप के अंदर आप देख रहे हैं कि इसकी सिंगल स्टैंडर्ड cDNA की रेप्लिकेशन हुई है और वो डबल स्टैंडर्ड cDNA में कन्वर्ट हो गया। और 6th स्टेप के अंदर अब आप देख रहे हैं कि दिस डबल स्टैंडर्ड cDNA इज एंटर्ड इनटू द न्यूक्लियस ऑफ द होस्ट, और उसके बाद फिर होस्ट क्रोमोसोम में जाकर ये इनकॉर्पोरेट कर जाएगा। दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के बाद 7th स्टेप आपको दिखाया इसका प्रोवायरस स्टेप। जैसे हमने अभी बैक्टीरियोफेज में प्रोफेज टर्म यूज की थी, लेकिन प्रोफेज की फॉर्म में बैक्टीरियोफेज इनएक्टिव रहता है। यहां पर ये जो प्रो वायरस है ये इनएक्टिव नहीं रहेगा, ये जब इस तरह से होस्ट जीनोम का पार्ट बन जाता है तो उस वक्त ये मुसलसल अपनी एक्टिविटी जारी रखता है, यानी इसकी एक्सप्रेशन होती रहती है। इसकी एक्सप्रेशन के दौरान वायरल mRNA सिंथेसाइज होगा, ठीक है। ये आपको 8th पॉइंट वायरल mRNA की सिंथेसिस दिखाई है, और फिर ये 9th पॉइंट में वायरल जीनोमिक RNA की सिंथेसिस दिखाई है। वायरल जीनोमिक RNA वो है जिसने दोबारा फिर कैप्सिड में बंद होना है नए वायरल पार्टिकल की शक्ल में, जबकि वायरल मैसेंजर RNA अब इसका क्या हो रहा है, ये 10th पॉइंट में आप देख रहे हैं कि ये प्रोटीन बनाने में इस्तेमाल होगा, राइबोसोम के साथ जाकर ये एसोसिएट होता है और इसकी ट्रांसलेशन होती है। इसको कहते हैं बायोसिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन। तो शुरू में लार्ज स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड, बट लेटर ऑन दोज लार्ज स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स आर क्लीव्ड बाय द प्रोटीएज एंजाइम। इस जगह पर तीसरा एंजाइम इसका इस्तेमाल होगा, प्रोटीएज, जिससे ये छोटे प्रोटीन्स में टूट जाएगी ये प्रोटीन, और फिर वो प्रोटीन्स आपस में कंबाइन होंगी, इनकी मैचुरेशन होगी और फिर असेंबली होगी, और फाइनली इनका रिलीज मुमकिन हो सकेगा। तो रिलीज के वक्त भी आप देख रहे हैं कि जब ये वायरल पार्टिकल्स वायरियॉन्स होस्ट से बाहर निकलते हैं तो होस्ट की मेम्ब्रेन को अपने ऊपर एनक्लोज करते जाते हैं। अब यूं जब एक हेल्पर टी सेल किसी HIV का शिकार हो जाए तो रफ्ता रफ्ता उस हेल्पर टी सेल का साइज यूं रिड्यूस होता रहेगा और आखिरकार वो नकारा हो जाएगा और खत्म हो जाएगा। फिर इसी तरह दूसरा हेल्पर टी सेल। तो जो हेल्पर टी सेल्स होते हैं, अभी हम आगे चलकर इम्यूनिटी में पढ़ेंगे कि दे आर हाईली इंपॉर्टेंट फॉर आवर इम्यून सिस्टम, क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम के दो मेजर जो इम्यून रिस्पॉन्सेज हैं, एक सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, उसमें तो ये मेन रोल प्ले करते हैं, और दूसरा होता है ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। असल में उस ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स की भी एक्टिवेशन इन्हीं के जरिए होनी है। लिहाजा जब ये हेल्पर टी सेल्स का नंबर डिक्रीज होगा तो हमारा जो ओवरऑल इम्यून सिस्टम है कोलैप्स करेगा और मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां हमलावर होंगी। तो इस तरह से एक क्लस्टर ऑफ डिसऑर्डर डेवलप होता है, दैट इज कॉल्ड सिंड्रोम, जिसको एड्स कहा जाता है। अच्छा भाई, तो अब देखो एड्स की सिम्टम्स क्या होंगी।
एड्स को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है सिम्टम्स के लिहाज से। एक होता है इसकी स्टेज एसिम्प्टोमेटिक कैरियर स्टेज। एसिम्प्टोमेटिक कैरियर स्टेज में जो आमतौर पर सिम्टम्स अपीयर होती हैं मुख्तलिफ इन्फेक्शंस में, वही सिम्टम्स इसमें भी अपीयर होती हैं। जैसे बुखार हो जाता है, यूँ बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, चिल्स, एक्स होते हैं बॉडी में, यूँ कंटिन्यूस पेन होगा, और कुछ जगहों पर यूँ लिम्फ नोड्स जो हैं स्वेल कर जाएंगे, और इसके अलावा खारिश होगी और बॉडी पर रैशेस हो सकते हैं। तो इस तरह की सिम्टम्स अमूमन कई एक इन्फेक्शंस की सूरत में होती हैं, और हम कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि ये एड्स का इन्फेक्शन हुआ या नहीं हुआ। तो अक्सर डॉक्टर्स बदलते रहते हैं, लेकिन वो इलाज नहीं हो पा रहा होता, और ये सिलसिला यूँ चलता रहता है। लेकिन कुछ अरसे के बाद ये सिलसिला रुक जाएगा, क्योंकि इस दौरान में क्या होगा कि ये जो सिम्टम्स हैं ये बिल्कुल गायब हो जाएंगी, और हालांकि वायरस उस वक्त मौजूद होगा बॉडी के अंदर, और कुछ अरसे के बाद ये अगर हम इस वक्त उसका टेस्ट करें तो वो टेस्ट हमेशा आपको HIV का पॉजिटिव नजर आएगा। हालांकि अब वो सिम्टम्स आपको इतनी दिखाई नहीं दे रही होंगी, क्योंकि बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो फाइट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन साथ साथ वो जो वायरस है उसका नंबर भी ग्रेजुअली बढ़ रहा होता है। तो कुछ अरसे के बाद जब ये वायरस का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर अगली स्टेज शुरू होती है, दैट इज कॉल्ड एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स। एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स में ये सिम्टम्स और ज़्यादा शिद्दत से अपीयर होती हैं। इन सिम्टम्स में अब कुछ और इजाफा हो जाएगा। जैसे पहले स्वेलन लिम्फ नोड्स बताए थे वो तो होंगे, लेकिन इसके साथ साथ अब उनकी तादाद बढ़ जाएगी। नेक में, आर्मपिट्स के अंदर, ग्रोइन जो कि लेग्स जहां पर बॉडी के साथ जुड़ रही होती हैं वो एरिया है, तो इन तमाम जगहों पर अब ये लिम्फ नोड स्वेलन करना हो जाते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ कि नाइट स्वेट, परमानेंट परसिस्टेंट कफ, फ्लू और परसिस्टेंट डायरिया, लॉस ऑफ मेमोरी, तो इस तरह की कुछ और सिम्टम्स भी इस एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स में शामिल हो जाती हैं। एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स के बाद जब बॉडी बिल्कुल फुली तौर पर अरेस्ट हो जाती है एड्स में, तो इसको कहते हैं फुल ब्लॉन एड्स। तो फुल ब्लॉन एड्स की जो खास सिम्टम्स हैं उसमें हम इंक्लूड करते होते हैं, एक तो ये उसमें बहुत तेज़ी से वेट लॉस होगा, वीकनेस होगी, परसिस्टेंट डायरिया रहेगा, और जो सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है उसको कहते हैं हम सेवरल अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस होना शुरू हो जाएंगे। यानी ये वो इन्फेक्शंस होते हैं जो आमतौर पर नहीं हो रहे होते हैं, आमतौर पर इंसान इनके लिए रेजिस्टेंट होता है, लेकिन अब चूंकि बॉडी वीकन हो चुकी है तो इसका फायदा उठाते हुए बहुत सारे इन्फेक्शन बॉडी पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। इनको कहते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। इन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस में ख़ास तौर पर मुख्तलिफ जो सिस्टम्स हैं उनके ये इन्फेक्शंस होंगे। उस दौरान में ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस होगा ये शख्स, और एक शख्स से दूसरे शख्स में ये डिजीज़ इजीली ट्रांसमिट होगी। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस में आपने एक कैपोसी सार्कोमा, जो कि एक स्किन कैंसर की किस्म है, कैपोसी सार्कोमा इसे कहा जाता है। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट सिम्टम ऑफ फुल ब्लॉन एड्स। ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन में इसको शुमार किया जाता है। कैपोसी सार्कोमा बेसिकली एक स्किन कैंसर है, तो आमतौर पर लोग जो हैं इसके लिए रेजिस्टेंट होते हैं, उनमें ये डेवलप नहीं हो रहा होता, लेकिन जो एड्स का पेशेंट है वो इससे जल्दी अफेक्ट हो जाता है। अच्छा, एड्स को कंट्रोल करने के लिए हम मुख्तलिफ मेजर्स अडॉप्ट कर सकते हैं। एड्स खासतौर पर बॉडी फ्लूइड से ट्रांसमिट होता है, तो लिहाजा बाय प्रिवेंटिंग द ट्रांसफर ऑफ बॉडी फ्लूइड सच एज ब्लड, सीमेन या सीरम वगैरह, तो जो भी कोई चीज़ें इन बॉडी फ्लूइड्स को ट्रांसमिट करने का बायस बनती हैं, जैसे कि कोई नीडल्स वगैरह, या फिर इसके अलावा दूसरी सिरिंजेस, या फिर इसके अलावा जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन किट्स होती हैं उसको, या फिर टूथ ब्रशेस, ब्लेड्स, टॉवल्स, तो इस तरह की जो भी चीज़ें इन बॉडी फ्लूइड्स को ट्रांसमिट करने का सबब बन सकती हैं, उनको अवॉइड करके हम एड्स की ट्रांसमिशन को रोक सकते हैं। ठीक है, तो इन तमाम सिम्टम्स को भी याद रखना। इनके ऊपर भी सवालात बन जाते होते हैं कि इनमें से कौन सा मेथड एड्स की ट्रांसमिशन में इन्वॉल्व नहीं होगा और कौन सा मैकेनिज्म है जो एड्स की ट्रांसमिशन को प्रमोट करता है। तो ये सारे जो मेजर्स यहाँ पे पॉइंट आउट किए हैं इनको आपने याद रखना होगा। ठीक है, तो आप जो वायरल डिजीज़ हैं उसमें सिर्फ इस एड्स वाले पोर्शन को थॉरोली कवर कर लें। इंशाल्लाह फिर इस तरह से हमारी ये जो रिक्वायरमेंट है इसकी ए सेलुलर लाइफ वाले पोर्शन की वो कंप्लीट हो जाती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।
यहाँ पर हमारा ये इख्तिताम पजीर हो जाता है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.